हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा डेटा स्ट्रक्चर में आज लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। और जो सबसे पहले क्रिएशन होता है लिंक लिस्ट में, नेचुरली हमें पता है कि जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक नोड के अंदर स्टोर होंगी। नोड कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल नोड्स की एक पूरी लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। अगर एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई तो उसे ट्रैवर्स कैसे करेंगे, मतलब एक ऑपरेशन जिसमें हम लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रोसेस करेंगे। फिर लिंक लिस्ट के नंबर ऑफ नोड्स को काउंट कैसे करेंगे, हाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नोड इन अ लिंक लिस्ट। और किसी एक पर्टिकुलर की को अगर हमें लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करना है तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये सारी प्रोग्रामिंग समझने के लिए पहले लिंक लिस्ट कैसे बनता है ये हमें समझना है ना। लिंक लिस्ट के एक नोड का क्रिएशन कैसे होता है। अब ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेने से पहले सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। फर्स्ट ईयर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चर, उसका यहाँ पर यूज होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम पॉइंटर लगाते हैं तो उस पॉइंटर से हम किस तरह से काम करते हैं, ये सारी बातें हमें समझ। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। जैसे एरे था, बहुत शॉर्ट में इसको जल्दी से बता रही हूँ। एरे क्या था, एरे एक ऐसा वेरिएबल था जिसमें एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते थे। लेकिन एरे की लिमिटेशन क्या थी कि सारी की सारी वैल्यूज सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा कि इंट A5 इज इक्वल टू 18354, मान लो ऐसा मैंने कोई एरे बनाया, तो ये कहता है कि A एक एरे है जिसमें 5 इंटीजर्स को आप स्टोर करा सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेशन है कि वो पांचों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कराना चाहते हैं, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं। तो ये काम अब हम एरे की हेल्प से नहीं कर सकते। इस काम को करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली एक दूसरा डेटा टाइप है, सेकेंडरी डेटा टाइप ही है, जो प्राइमरी टाइप्स की हेल्प से बनता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर के अंदर हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, है ना। कैसे, जैसे मान लो मैंने स्ट्रक्ट बुक नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, बुक नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब ये बुक क्या है, बुक बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। बुक की इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है, तो बुक का नाम हो सकता है, नाम क्या होगा, स्ट्रिंग होगी। बुक का नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कलेक्शन होगा। बुक के नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इंटीजर होंगे। बुक का प्राइस फ्लोट हो सकता है। तो मान लो मुझे बुक की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो मैंने लिखा कैर नेम इज इक्वल टू कैर नेम, मान लो 30। ठीक है, दूसरा है इंट पेजेस, मतलब बुक में कुछ नंबर ऑफ पेजेस होंगे, और फ्लोट बुक का कुछ प्राइस होगा। ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर आ गई। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक नया टाइप बनाया। उस नए टाइप का नाम क्या है, ये जो है ये एक नया टाइप है, दिस इज अ न्यू टाइप, है ना। नया टाइप है, न्यू डेटा टाइप है, जिसका नाम, या न्यू डेटा टाइप लिख देती हूँ, दिस इज अ न्यू डेटा टाइप। इज अ न्यू डेटा टाइप, और इसका पूरे डेटा टाइप का नाम क्या है, स्ट्रक्ट बुक। ये स्ट्रक्ट क्या है, ये कीवर्ड है। इस स्ट्रक्ट का नाम मतलब है कीवर्ड। ये डेटा टाइप बनाने में, स्ट्रक्चर क्रिएट करने में ये यूज होता है। और बुक क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम। तो एक नया टाइप जो है उसका नाम है स्ट्रक्ट बुक। अब अगर मैं इस टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट कर दूं, मान लो यहीं पे मैंने लिखा स्ट्रक्ट बुक, ये तो मेरा टाइप है ना, बी, स्ट्रक्ट बुक बी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट किया, दिस इज अ टाइप, नाउ दिस इज टाइप एंड दिस इज नेम ऑफ वेरिएबल। ये टाइप और ये वेरिएबल, जैसे हम लिखते हैं ना इंट बी, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि ये वेरिएबल का नाम है और ये इस वेरिएबल का टाइप है, कि b इज ए वेरिएबल विच कैन होल्ड एन इंटीजर वैल्यू। b इज अ वेरिएबल विच इज केपेबल टू होल्ड एन इंटीजर वैल्यू। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्या है, b इज अ बुक, b इज अ वेरिएबल विच इज केपेबल टू होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ अ बुक। किस टाइप की इंफॉर्मेशन रख सकता है, बुक की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ सकती है। तो इसलिए हमने इस टाइप का हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये एक बुक की इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। अब अगर मैं इसको मेमोरी में पिक्चराइज करूं, तो मेमोरी में कुछ ये इस तरह से नजर आएगा।
सबसे पहले बुक का नाम है ना, दिस इज नेम, B1 डॉट या B डॉट नेम, अगर B हम बुक को रेफर कर रहे हैं तो दिस इज B डॉट नेम। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से इंडिविजुअल इन चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज B डॉट पेजेस, जिस ऑर्डर में हमने लिखे ना उसी ऑर्डर में ये मेमोरी में स्टोर होंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज B डॉट। इस तरह से ये तीन इंफॉर्मेशन इसके अंदर हम डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम है सपोज A, है ना, नंबर ऑफ पेजेस है 350, प्राइस है 400.50। ये प्राइस, ये मान लो इनिशियल वैल्यूज मैंने दे दी। ये इनिशियल वैल्यूज हम कैसे दे सकते थे, यहाँ दे सकते थे, जैसे हम ये कहें B इज इक्वल टू, पहला नाम है A, फिर 350, फिर 400.50। इस तरह से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो बुक की इनिशियल इन्फॉर्मेशन मान लो मैंने इस तरह से दे दी। हम चाहे तो यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा फिलहाल मुद्दा क्या है कि हम इन वैल्यूज को एक्सेस कैसे करें। ठीक है, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया तो वो वेरिएबल, मान लो इसे कोई मेमोरी लोकेशन मिली, मान लो इसकी मेमोरी लोकेशन है 100, जिस पर ये बुक क्रिएट हो गई, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मेमोरी में क्रिएट हो गई। तो इस पूरे का नाम क्या है, बी। इस पूरे का नाम क्या है, बी है इसका नाम। लेकिन अगर मुझे पूरे बी के बजाय इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, मुझे बी का सिर्फ नाम एक्सेस करना है, सिर्फ प्राइस एक्सेस करना है, सिर्फ पेजेस एक्सेस करना है, उसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। दिस डॉट ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर के सिंगल अगर एक एक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर एक ऐसी एंटिटी या ऐसा डेटा टाइप है जिसमें हम मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, और उन मल्टीपल वैल्यूज को इंडिविजुअली अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने अगर एक वेरिएबल यहाँ बी क्रिएट किया तो बी डॉट नेम करेंगे तो ए मिल जाएगा, बी डॉट पेजेस करेंगे तो 350, बी डॉट प्राइस करेंगे तो 400.50। यही काम एरे में कैसे होता था, इंडेक्स की हेल्प से होता था। स्ट्रक्चर में डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। इतनी बात तो मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर पर पॉइंटर बनाने लगूं तो देखो, किसी चीज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, क्या है, अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख देते हैं। सपोज इसी को मैंने लिखा, इसको और छोटा मैं कर देती हूँ। मान लो मैंने यहीं पर एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको इनिशियल वैल्यूज दे दी, क्या थी, ए, और दूसरा था 350 और तीसरा था 400.50। ठीक है, ये मैंने यहीं की यहीं क्रिएट कर दिया वही वेरिएबल। ठीक है, अब मान ली, अब ये हम मान के चल रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो, एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर है मेरे पास, है ना, यहीं पर देखो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, स्ट्रक्ट बुक बी इज इक्वल टू ए, और ये है मेरा 350 और ये है मेरा 400.50। इतनी बात हमने की। ठीक है, ये काम हम कर चुके। अब अगर मैं इसी टाइप का कोई पॉइंटर बनाऊं, जरा ध्यान से समझना, ये तो एक सिंपल वेरिएबल है स्ट्रक्ट बुक टाइप का, जैसे इंट ए लिखते हैं। अगर मुझे कोई पॉइंटर बनाना हो, मैंने क्या किया, अब एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये पी क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर का काम क्या होता है, अब सब अगर मैंने सिंपल यहाँ लिखा इंट ए इज इक्वल टू 3 और यहाँ मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर पी, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने लिखा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। जरा ध्यान से समझना, अगर ये इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं सी में, तो सबसे पहले जब हमने a क्रिएट किया इंट a इज इक्वल टू 3, तो a किसी मेमोरी लोकेशन में, मान लो 1000 मेमोरी लोकेशन पे ये एलिमेंट जो है इसको मेमोरी मिली और इसके अंदर आपने 3 स्टोर कर दिया। इंट a इज इक्वल टू 3 का मतलब ये है, जैसे ही आपने इंटीजर पॉइंटर p लिया, आपने क्या किया, p एक पॉइंटर वेरिएबल आपने क्रिएट किया। पॉइंटर वेरिएबल की खासियत क्या होती है कि ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। किस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा ये डिपेंड करेगा कि इसका क्या टाइप है। हमने क्या किया, ये क्या है, इंटीजर पॉइंटर है, तो मतलब ये किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, सिंपल वैल्यू होल्ड नहीं करता। पॉइंटर के अंदर सिंपल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आप समझे तो सिर्फ 0 ही ये स्टोर कर सकता है, 0 के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू ये स्टोर नहीं कर सकता। अगर पॉइंटर के अंदर 0 है तो इसका मतलब पॉइंटर कहीं पॉइंट
नहीं कर रहा, मतलब वो इनिशियलाइज हमने उसको 0 कर रखा है, नल है वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, P के अंदर मैंने एड्रेस ऑफ A डाल दिया, मतलब A का जो एड्रेस है वो मैंने P के अंदर डाल दिया। तो अब क्या हुआ, P क्रिएट, जब ये P क्रिएट हुआ था, इसका नाम है P, और P के अंदर मैंने किसका एड्रेस डाल दिया, A का। A का एड्रेस क्या है 1000। इसका मतलब ये जो P है ये इस A को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं P तक जाऊं तो P का जो कंटेंट है वो मुझे A का एड्रेस बता देगा। P के थ्रू हम A को एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं इस 3 को एक्सेस कर लूं और A को यूज ना करूं? भाई सपोज मैं सी प्रोग्रामिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं लिखूं printf %d A, तो नेचुरली क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, है ना। A को प्रिंट करा रहे हैं तो ये 3 प्रिंट करेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस 3 वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है और मुझे A का नाम यूज नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, printf %d वैल्यू एट P ऐसे लिखते हैं, है ना। वैल्यू एट P लिखते हैं। वैल्यू एट P का मतलब क्या होता है कि P के अंदर, P में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करो। तो इसका मतलब अगर मुझे A को एक्सेस करना है तो मुझे वैल्यू एट P से A की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी 3 प्रिंट करेगा, ये भी 3 प्रिंट करेगा। क्या मतलब होता है इसका, दिस इज वैल्यू एट एड्रेस इन P। एस्ट्रिक P मतलब वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन P, मतलब P के अंदर जो एड्रेस स्टोर्ड है उस पर कौन सी वैल्यू है उसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी लोकेशन पर कोई पॉइंटर लगा के छोड़ देते हैं तो आप उस पॉइंटर के थ्रू भी उसके कंटेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका नाम यूज किए बिना पॉइंटर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बस एग्जैक्टली ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, इसी बात को समझने के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया। अब हमने क्या किया, देखो स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाया। अब इसे रिलेट करके देखो, ये क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल, इस टाइप का वेरिएबल है। बी एक वेरिएबल है जिसका टाइप है स्ट्रक्ट बुक। अगर मुझे बी का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में डालना है तो उस पॉइंटर का टाइप भी यही होना चाहिए, स्ट्रक्ट बुक। क्योंकि पॉइंटर क्या कहता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो जिस टाइप का पॉइंटर आपने क्रिएट किया उसी टाइप का एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो अगर मुझे बी का एड्रेस होल्ड कराना है तो इसी टाइप का मुझे पॉइंटर बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मान लो मैं ये हटा देती हूँ, ये बात मुझे लगता है समझ तो आ गई होगी, ठीक है ना। या चलो छोड़ देते हैं, आप लोगों को रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो इतनी बात हो गई, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं, यहाँ बताती हूँ। इतना मैंने कर लिया, ठीक है। ये पुराना हमने एक बार रिव्यू कर लिया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, इसके बाद मैंने लिखा बी का मतलब जो P है, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ B। एड्रेस ऑफ B, मैंने क्या किया, B का जो एड्रेस था वो मैंने P के अंदर डाल दिया। तो B का एड्रेस क्या है 100। तो ये एक पॉइंटर है, इसका नाम है P। P क्या है, एक पॉइंटर है जिसके अंदर मैंने B का एड्रेस डाल दिया। बेस एड्रेस क्या है, तो नाउ दिस P इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रक्चर। इस बात का मतलब ये है, जैसे हम किसी भी वेरिएबल को का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में डाल देते हैं ना, ऐसे ही हमने जो B स्ट्रक्चर है उसका एड्रेस P के अंदर डाल दिया। तो P इज नाउ पॉइंटिंग टू, ठीक। अब अगर मैं B का नाम यूज करके इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करूं, तो मैंने अभी क्या बताया था, तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं नाम यूज ना करना चाहूं, पॉइंटर के थ्रू करूं, तो जैसे यहां पर ये एस्ट्रिक यूज होता था ना, यहां पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज होता है। तो मतलब P का नाम, P के पेजेस और P का प्राइस, इस तरह से हम इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम P यूज करके करें तो क्या लिखेंगे, P जहां पॉइंट कर रहा है उसका नाम, P जहां पॉइंट कर रहा है उसके पेजेस, P जहां पॉइंट कर रहा है उसका प्राइस। इस ऑपरेटर की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, और ये ऑपरेटर हम लिंक लिस्ट में यूज करेंगे। लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर्स के थ्रू काम करेंगे, तो पॉइंटर्स में ये ऑपरेशंस हम यूज करेंगे, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। तो अगर कोई नोड हमने क्रिएट किया, देखो ऐसे नोड क्रिएट करेंगे ना हम, तो वो नोड पर पॉइंटर एक लगा के छोड़ेंगे क्योंकि डायनामिकली क्रिएट होगा। तो उस पॉइंटर के थ्रू उस नोड के कंटेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इस इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से हम उन्हें एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये काम कौन सा है, बिल्कुल वही है, जैसे बी डॉट नेम और बी डॉट पेजेस और बी डॉट
प्राइस। जो काम ये कर रहे थे एग्जैक्टली वही काम अब ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर कर। तो बस इतनी बात आपको समझनी कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेचुरली जब हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो लिंक लिस्ट का जो नोड होगा वो दो टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैसी, पहली की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें स्टोर करानी है, और सेकंड वैल्यू है पॉइंटर जो कि अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। दो तरह की वैल्यूज हो गई। तो दो तरह की वैल्यूज किसके अंदर स्टोर हो सकती हैं? स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए जो नोड होगा वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाया जाएगा, ठीक है। और जब भी हम कोई डायनेमिकली कोई नोड जनरेट करेंगे तो जो भी चीज डायनेमिकली क्रिएट की जाती है उसके क्रिएशन के लिए आपको पॉइंटर यूज करने पड़ते हैं। एक बार इस चीज को भी रिवाइज करते हैं, तब मैं इसको आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी बात तो समझ आ गई कि हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर जो होगा उसको स्ट्रक्चर पे लगा देंगे। तो अब उस पॉइंटर की हेल्प से हम उस स्ट्रक्चर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को इस एरो ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इतनी बात तो क्लियर है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो क्या, कि हम मैलॉक यूज कैसे करेंगे। मैलॉक जो फंक्शन है, डायनेमिकली अगर हमें मेमोरी एलोकेशन करना होता है तो हम कैसे करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं। दो फंक्शंस है हमारे पास, मैलॉक और कैल। ये दो फंक्शन है, इनकी हेल्प से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बस हम एक फंक्शन में बता देती हूँ, मैलॉक फंक्शन हम पढ़ लेंगे, मैलॉक की हेल्प से हम डायनेमिकली हर बार मेमोरी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, जब भी हमें जब मेमोरी क्रिएट करनी है, मान लो मुझे कैसे बताऊं, मुझे 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी देनी है, 5 इंटीजर वैल्यूज के लिए मुझे मेमोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायनेमिकली करने का मतलब क्या है कि हम जब कंपाइल करें प्रोग्राम को तब मेमोरी ना मिले, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस ड्यूरेशन पे हम पूछें कि बताओ कितने नंबर को मेमोरी एलोकेट करानी है, उतने नंबर को मेमोरी एलोकेट हो जाए डायनेमिकली, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पर मेमोरी एलोकेट हो जाए। तो उस काम के लिए मैलॉक फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसे, मैलॉक फंक्शन का टाइप क्या होता है लिखने का, मैलॉक के अंदर कितनी मेमोरी आपको लिखनी है, उतनी मेमोरी आप इसके अंदर स्पेसिफाई कर दो, है ना। 5 इंटीजर के लिए मेमोरी चाहिए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट। क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें 5 इंटीजर्स के लिए मेमोरी चाहिए। एक इंटीजर का साइज क्या है, हम इस बात की भी टेंशन नहीं लेते, ये भी कंप्यूटर अपने आप देख लेगा। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो ये पता लगाएगा कि एक इंटीजर कितने बाइट लेता है। तो एक इंटीजर जितने बाइट लेता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने नंबर ऑफ बाइट का एक पूरा का पूरा ब्लॉक हमें चाहिए, ठीक है। तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, ये बता देगा कि इतनी मेमोरी मुझे एलोकेट करा के दो। अब क्योंकि ये जो मेमोरी होगी 5 इंटीजर की मेमोरी एलोकेट करा रहा है, तो 5 इंटीजर बैक टू बैक मेमोरी चाहिए इसको क्या चाहिए, इस तरह ये पूरा का पूरा, अगर मान लो इंटीजर जो है वो 4 बाइट ले रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो ये पूरा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 20 बाइट्स का पूरा जो ब्लॉक होगा ये एलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये मैलॉक फंक्शन है, जब ये 5 इंटीजर की मेमोरी आपको एलोकेट करेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ मेमोरी एलोकेट हुई। तो जहां मेमोरी एलोकेट हुई, मान लो उसका बेस एड्रेस है 100, वहां से 5 इंटीजर्स की मेमोरी जो है वो एलोकेट हो गई, है ना। पहला इंटीजर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप इस तरह से स्टोर करा सकते हैं। तो इसका जो बेस एड्रेस होगा ना वो रिटर्न होगा। मैलॉक फंक्शन जब भी काम करेगा पहले वो मेमोरी एलोकेट करेगा, बेस एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो किस तरह की रिटर्न वैल्यू होगी, जब ये फंक्शन है ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, ध्यान रखना। मैलॉक की हेल्प से आप चाहे फ्लोट नंबर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करा लो, चाहे कैरेक्टर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करा लो, किसी भी टाइप की मेमोरी आप एलोकेट करा सकते हो। तो इसका मतलब ये एक जनरल पॉइंटर रिटर्न करता है, जेनेरिक पॉइंटर रिटर्न करता है। ध्यान से समझना कौन सा होता है जेनेरिक पॉइंटर, जो किसी भी टाइप की वैल्यू का एड्रेस होल्ड कर सके। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है आपने, वॉइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी टाइप की वैल्यू का एड्रेस होल्ड कर सकता है। वॉइड पॉइंटर के अंदर आप इंटीजर का एड्रेस होल्ड करा लो, फ्लोट का करा लो, कैरेक्टर का करा लो, किसी का भी करा लो। तो बाय डिफॉल्ट जो ये मैलॉक फंक्शन है ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। हमें जिस चीज के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं हमें इस फंक्शन को टाइप कास्ट करना पड़ता है। अब टाइप कास्टिंग भी पढ़ रखी है, टाइप कास्ट का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, किसका कैसा एड्रेस रिटर्न कर रहा है। ये एक इंटीजर को स्टोर कराने के लिए एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो किस टाइप का एड्रेस होल्ड कराना है मुझे, पॉइंटर कैसा होना चाहिए, इंटीजर पॉइंटर होना चाहिए। तो ये हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर पॉइंटर।
क्यों? क्योंकि ये जो भी रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, इंटीजर नंबर का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो इंटीजर नंबर का एड्रेस कौन होल्ड करा सकता है? इंटीजर पॉइंटर। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको टाइप कर दिया इंटीजर पॉइंटर में। अगर मुझे यही काम कैरेक्टर्स के लिए कराना होता तो हम कैसे लिखते? इसको कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर देते, मैलॉक और 5 इंटू साइज ऑफ एक कैरेक्टर का कितना साइज है उसके हिसाब से लिखते हैं। अब जो ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है उस एड्रेस को हम किसी ना किसी पॉइंटर में स्टोर करा के रखेंगे। मान लो मैंने कहा यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर p, तो हमने अपना एक पॉइंटर यहाँ पर लगा दिया, मतलब मैंने अपना एक पॉइंटर यहाँ पर लगा दिया। इस पॉइंटर की हेल्प से अब हम सारे काम इसके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कैर पॉइंटर p, p2 कह लो, p1 p2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैलॉक फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये याद रखो, मैलॉक फंक्शन डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराने का काम करता है। बाय डिफॉल्ट ये वॉइड रिटर्न करता है, तो जिस टाइप की मेमोरी हम एलोकेट करा रहे हैं ना उस टाइप का ये पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो चीजें हमने यहाँ समझी, इन्हीं बातों को हम लिंक लिस्ट के ऊपर रिलेट करेंगे। सबसे पहले ये सीखेंगे कि हमें कोई नोड क्रिएट करना है तो उस नोड को कैसे क्रिएट किया जाएगा। पहले नोड का क्रिएशन समझेंगे, फिर लिंक लिस्ट का क्रिएशन बनाएंगे। भाई लिंक लिस्ट तो तभी बनेगी ना जब नोड बनाना समझ में आएगा। तो अब इस बात को हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अब जरा ध्यान से समझो। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नोड क्रिएट करना है। मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से, लेकिन ये कोड कहाँ से आया जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे बेटा, इस बात का ध्यान रखना। मैं सीधे सीधे चलो पहले बता के चलती हूँ। जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहली लाइन तो आप लिखोगे हैश इंक्लूड stdio.h में, है ना, और फिर दूसरी लिखोगे हैश इंक्लूड stdlib.h। ये क्यों लिखी? क्योंकि जो मैलॉक कैलॉग फ्री फंक्शन है जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम करते हैं वो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो इसलिए जब भी हमें मैलॉक कैलॉग या फ्री फंक्शन यूज करने होते हैं तो इस वाली लाइब्रेरी को हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब ये सारी चीजें लिखने से पहले सबसे पहले हमें पता है कि नोड क्या होगा। नोड एक स्ट्रक्चर टाइप का होगा। नोड के अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक तो डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर, है ना। कोई भी नोड होगा, ये देखो कोई भी नोड आप लिंक लिस्ट का क्रिएट करते हो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है डेटा पार्ट, एक तो होता है डेटा, और दूसरा होता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। दिस इज नेक्स्ट, दिस इज पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं। एक सिंगल नोड है ये सिंगली लिंक लिस्ट का, इसमें दो पार्ट होते हैं। तो अब सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। जब हम उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो एक नोड एग्जिस्टेंस में आएगा, फिर उसकी वैल्यूज यूजर से इनपुट कराएंगे तब वो नोड क्रिएट होगा, है ना। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। भाई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, बना बनाया तो है नहीं है, हमें क्या पता, हमारे प्रोग्राम को क्या पता, कंपाइलर को क्या पता, किसी को कुछ नहीं पता। आपको पहले ये टाइप बनाना पड़ेगा। उस टाइप का नाम हमने क्या दिया? स्ट्रक्ट नोड। द नेम ऑफ द टाइप इज स्ट्रक्ट नोड। तो अब देखो ध्यान से जरा, तो मैंने जब ये टाइप बनाया तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्ट नोड दिस इज स्ट्रक्ट नोड। ये मैंने स्ट्रक्चर का नाम बनाया। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो आएगा इंट डेटा, इंट डेटा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक नोड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? और फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एक पॉइंटर है जो कि अगले नोड को पॉइंट करेगा। मतलब हर एक नोड के दो पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट जिसके अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर होगी, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड होगा। तो किस तरह की वैल्यू को पॉइंट करेगा? नोड टाइप की वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो उसका टाइप क्या होना चाहिए? नोड टाइप का होना चाहिए। तो ये कौन सा है? ये पूरा नया टाइप है। तो इसका मतलब जो सेकंड वैल्यू है वो है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। ये हमने क्या किया? ये हमने एक सीधा सीधा स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन हमने बना दी। दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड बनाया, डेटा बनाया, और स्ट्रक्ट नोड के साथ फिर एस्ट्रिक नेक्स्ट लिख के हमने इसका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के क्रिएशन के बाद क्या करेंगे? हमने एक नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अब
जब हम कोई भी नोड बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नोड के अंदर क्या क्या वैल्यू जानी है ना, तो उन वैल्यूज को हम स्टोर कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसका डेटा यूजर से पूछ लो और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें नल बना दो। जब भी हम कोई नया नोड क्रिएट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके दो पार्ट होंगे, ये वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे और इसको हम नल सेट कर देंगे, क्योंकि अभी ये सिंगल नोड है ना। जो भी इसकी पॉइंटर सेट करने होंगे वो बाद में करेंगे, इनिशियलाइज हम उसको नल से करा देंगे। तो आपके पास ये एक फंक्शन है। अब जरा ध्यान से देखना इस चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग पूछी जाती है तो किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के साथ साथ ये प्लेसमेंट्स में, अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको साथ साथ ध्यान से समझ के चलना। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, क्रिएट नोड नाम का एक फंक्शन है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक नया नोड क्रिएट करेगा। दिस फंक्शन विल क्रिएट, दिस फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू नोड, एक नया नोड क्रिएट करने का काम करता है। तो बेसिकली क्या है, ये क्यों लिखा है मैंने, जब हम मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे लास्ट में, तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हम एक वैल्यू इसके अंदर देंगे। मतलब किस तरह से कॉल करेंगे, देखो ऐसे कॉल करेंगे। मान लो मुझे मेन फंक्शन लिखना है, तो मेन के अंदर हम इसे कैसे कॉल करेंगे, मेन प्रोग्राम में मेन के अंदर हम लिखेंगे क्रिएट नोड, और क्रिएट नोड के अंदर हमें कोई की पास कर देंगे 10। इस तरह से हम मेन प्रोग्राम में इसको लिखेंगे और साथ में कोई पॉइंटर यहाँ पर लगा देंगे, वो बाद में देखेंगे। तो एक नोड क्रिएट करने के लिए हम उसकी की पास करेंगे कि इस वैल्यू के साथ आप एक नोड यहाँ पर क्रिएट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कॉल करेंगे। तो अब क्या हुआ, देखो ये जो फंक्शन है ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक की वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ मुझे नोड क्रिएट करना है, और ये रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, जो कि उस नोड के ऊपर आप लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, हमने कहा कि क्रिएट नोड, इधर आओ, ये लो 10, इस की को लेके जाओ और एक नया नोड बना दो। और जब आप नया नोड बनाओगे तो मुझे पॉइंटर बता देना, वो उस नोड पे लगा के पॉइंटर छोड़ देना और मुझे उस पॉइंटर का नाम बता देना, हम उस पॉइंटर की हेल्प से नोड को एक्सेस कर लेंगे। तो इसने क्या किया, सबसे पहले मेलॉग फंक्शन को कॉल किया। मेलॉग फंक्शन को कॉल करके इसने क्या किया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ये चलो छोड़ो, अब देखो चलो मैं पहले सिंपल फंक्शन बनाती हूँ, उसके बाद इस फंक्शन को देखो ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, इतना तो समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्ट नोड है। अब अगर मुझे कोई नया नोड क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो मेलॉग क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है। मुझे क्रिएट क्या करना है, एक नोड, तो इसको 1 मल्टीप्लाई लिखूं या खाली ऐसे ही लिख दूं साइज ऑफ, और कितना बड़ा नोड होगा, जितना साइज ये लेगा उतना साइज ऑफ स्ट्रक्ट। जब हमने इंटीजर लिखा था तो साइज ऑफ इंट लिखा था। किस टाइप का नोड मुझे क्रिएट करना है, मुझे स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक नोड क्रिएट करना है। इतना बड़ा मेमोरी एरिया उसे ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए। तो बस मैंने ये बता दिया कि इतने बड़े साइज का एक नोड मुझे क्रिएट कर दो। टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो अगर मान लो 2 बाइट ये ले रहा है, 2 बाइट ये ले रहा है, ये 4 बाइट ही ले रहा है, 4 बाइट ये ले रहा है, तो उस हिसाब से 8 बाइट या 4 बाइट जो भी इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग आपके होते हैं स्टोर होने के लिए, उतने आपको एलोकेट हो जाएंगे। आपका नोड जो होगा वो एलोकेट हो जाएगा, है ना। और उस नोड के 2 पार्ट बन जाएंगे। तो जैसे ही आपने ये काम किया, अगर सक्सेसफुली वो नोड बना तो ये आपको एलोकेट हो गया, इतना काम हो गया। और ये फंक्शन जब सक्सेसफुल रन होगा तो इसका बेस एड्रेस ये रिटर्न करेगा, मान लो इसका बेस एड्रेस 1000 है तो ये 1000 रिटर्न करेगा, है ना। अब जो ये एड्रेस रिटर्न कर रहा है, मैलॉग फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। अभी मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप मेमोरी एलोकेट करा रहे हो उसी टाइप के पॉइंटर से आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो कैसे, किसकी मेमोरी एलोकेट करा रहे हो, स्ट्रक्ट नोड के लिए, तो आप इसे टाइप कास्ट करोगे कैसे, स्ट्रक्ट नोड, आपको इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा कैसे, ये लिखो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, टाइप कास्ट कर दिया आपने इसको, है ना। ये टाइप कास्ट कर दिया, क्या हुआ, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का जितना साइज है उतने साइज का एक नोड देखो मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो उसे एलोकेट करो, उसका बेस एड्रेस ये रिटर्न करेगा। किस टाइप का बेस एड्रेस में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का बेस एड्रेस में। और इससे पहले मैंने स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर पहले से रखा हुआ है,
एक पॉइंटर मैंने पहले से रखा हुआ है, किस टाइप का, इसी टाइप का, तो मतलब मैंने पहले से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू, मान लो न्यू नोड के लिए मैंने न्यू नाम का एक पॉइंटर पहले से बना रखा है, तो बस न्यू इज इक्वल टू, तो मैंने क्या किया, यहां पर अपना एक पॉइंटर लगा दिया, उस पॉइंटर का नाम है ना, किस तरह से देखा, देखो मैंने जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसी टाइप का एक पॉइंटर मैंने पहले से बना लिया, पॉइंटर का नाम मैंने लिया न्यू, किस लिए, कि जैसे ही हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे हमें उस पर एक पॉइंटर लगा के छोड़ना पड़ेगा ना भाई, अगर हम इस पर अपना पॉइंटर नहीं लगाएंगे हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे, ये तो मेमोरी में कहीं भी क्रिएट हो गया, नाम तो हमने इसे कुछ दिया नहीं, तो पॉइंटर के थ्रू हम इसे एक्सेस करेंगे, तो हम अपना पॉइंटर इस पर लगा के छोड़ देंगे, तो वो पॉइंटर हमने पहले डिक्लेयर कर लिया इसी टाइप का, और फिर अपना पॉइंटर हमने वहां पर लगा दिया, तो जो भी मेमोरी, ये क्या कह रहा है, मेमोरी को एलोकेट करो और उस मेमोरी का जो बेस एड्रेस है उसको रिटर्न करो, इसीलिए हमने टाइप कास्ट किया है, और फिर जब वो एड्रेस रिटर्न हो जाए तो हम अपना पॉइंटर उसके ऊपर लगा देंगे, किस टाइप का पॉइंटर है, स्टक नोड टाइप का, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट किसे कर रहा है, नोड को। मुझे लगता है ये बात तो समझ में आ गई, हर प्रोग्राम में ये काम आपको करना है, जब भी आपको एक नया नोड बनाना है आपको ये लाइन लिखनी है, ये क्या कर रही है, ये एक नया नोड क्रिएट कर रही है, फिर नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अभी नोड के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली हमने, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और वहां पर हमने अपना एक पॉइंटर लगा के छोड़ दिया, अब हमें क्या करना है, अब हम यूजर से कहेंगे कि भाई इस नोड के अंदर क्या वैल्यू आपको स्टोर करनी है, स्टोर कराइए, तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमने कहा यूजर को कि printf एंटर डेटा या वैल्यू कुछ भी, है ना, तो क्या करोगे, स्कैनफ परसेंटाइल डी, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आपको इसके दो पार्ट हैं, पहला वाला पार्ट है डेटा देखो, और सेकंड वाला पार्ट है नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटर, है ना, तो क्या लिखोगे, अब न्यू की हेल्प से डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, न्यू इनडायरेक्शन डेटा, अभी तो पढ़ा स्ट्रक्चर में, बस ये चीज आपको मुझे बतानी थी, स्ट्रक्चर पर अगर आपने कोई पॉइंटर लगा रखा है तो उस पॉइंटर से एरो की हेल्प से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, तो इस डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है पॉइंटर की हेल्प से कैसे करोगे, न्यू इनडायरेक्शन डेटा, और बस यहाँ पर न्यू इनडायरेक्शन डेटा मतलब इस वाले डेटा की बात हो रही है, इसके एड्रेस पर जो भी इंफॉर्मेशन आप डालोगे वो इसके अंदर चली जाएगी, मान लो यूजर ने 10 डाला तो इसके अंदर 10 जाके स्टोर हो गया, मान लो आपने 10 इनपुट किया तो 10 इसके अंदर जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये तो काम आपने कर दिया, इसका डेटा पार्ट तो आपने सेट कर दिया, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको आप नल बना के छोड़ दो, तो क्या लिखोगे, न्यू के नेक्स्ट में आप सेट कर दो नल, या तो नल लिख दो या जीरो लिख दो, तो इससे क्या हो रहा है, यहां पर आपने कर दिया नल, मतलब अभी ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, आपने एक नया नोड बनाया उसके अंदर जो वैल्यू आपको स्टोर करनी थी आपने वो वैल्यू स्टोर करी, और उसका जो पॉइंटर वाला पार्ट है उस पर आपने नल बना के छोड़ दिया, अब आप इसमें फर्दर आपको क्या ऑपरेशन करने हैं वो उसके हिसाब से हम आगे आगे समझेंगे, पहले इतना समझो, ठीक है। तो बस इस पूरे काम को करने के लिए हमने एक नया फंक्शन बना दिया, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको क्या समझना है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे एग्जाम में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फंक्शंस पूछे जाएंगे कि राइट अ सी फंक्शन विच इज डूइंग दिस, राइट अ सी फंक्शन फॉर डू दिस, तो इन चीजों के लिए आपको फंक्शन की नॉलेज होनी जरूरी है ना, तो बेटा पूरी सी प्रोग्रामिंग तो पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें मेरे ध्यान से निकल गया, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट लेक्चर जहां फंक्शन बता रखा है, एरे का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो इस प्लेलिस्ट में ऐड करा दूंगी ताकि आपको वो रिवीजन भी हो जाए, लेकिन आप साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी इतनी बड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। इसी काम को करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लिया क्रिएट नोड टाइप का, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एक वैल्यू के साथ कॉल करेंगे और ये फंक्शन हमें एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, कौन सा पॉइंटर, न्यू, न्यू टाइप का पॉइंटर, ये पॉइंटर तो रिटर्न करेगा ही ना कि कहाँ नोड बना, भाई मैंने नोड बना दिया और ये पॉइंटर है, ये लो पॉइंटर, इस पॉइंटर की हेल्प से आप इस नोड को क्रिएट कर लेना, यूज कर लेना, ठीक है। तो क्या है ये क्रिएट नोड, एक फंक्शन है जो कि वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और नोड क्रिएट करने के बाद एक पॉइंटर आपको रिटर्न कर देगा जिस पॉइंटर की हेल्प से आप उस नोड को एक्सेस कर पाओगे। अब देखो ये सारा का सारा कोड हमने उसके अंदर लिख दिया, क्या हुआ देखो, न्यू नाम का एक, पहले ये जो हमने किया न्यू नाम का एक पॉइंटर इसने क्रिएट किया और साथ साथ ये कहाँ लगा दिया, नए नोड पर आपने इस पॉइंटर को लगा के छोड़ दिया, न्यू के डेटा में आपने की डाल दी क्योंकि वहां आप यूजर से नहीं ले रहे, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो वहां पर ये पहले ही पास हो जाएगा, तो फंक्शन कॉल से जो भी वैल्यू पास होगी वो यहाँ पर आके कॉपी हो जाएगी और फिर वो वैल्यू आप इसके डेटा के अंदर डाल देंगे, है ना, और इसके नेक्स्ट में आपने नल स्टोर करा दिया और फिर इस पॉइंटर को आपने रिटर्न कर दिया, दिस पॉइंटर इज रिटर्निंग, तो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज अ फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर, ध्यान रखना
create node is a function which is accepting one argument, one integer argument, and this function is returning a pointer. So this is a function which is returning a pointer. इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? पॉइंटर. ये फंक्शन एक पॉइंटर रिटर्न करता है. कौन सा पॉइंटर रिटर्न कर रहा है? न्यू. आपको पता चल गया न्यू है, बस न्यू आपको पता चल गया. न्यू की हेल्प से अब आप उस नोड को एक्सेस कर सकते हैं. तो ये पूरा का पूरा क्या है, किस तरह से आपको नोड क्रिएट करना है. तो जब भी कोई लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है. जब आप ये स्ट्रक्चर डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद आप सारा का सारा काम करना शुरू करेंगे. एक सिंगल नोड बनाना है, तो इस तरह से इतना कोड लिख के एक सिंगल नोड जनरेट होता है. ठीक है. तो अब जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है. लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होगी? मान लो चलो 3 नोड की एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करना सीखते हैं. ठीक है, जिसके अंदर 3 नोड हो. ठीक, छोटी सी एक लिंक लिस्ट बनाते हैं. चलिए कैसे बनाएंगे अब ये समझना है. तो सबसे पहले लिंक लिस्ट के क्रिएशन के लिए मैं यहाँ चलो कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? क्रिएट एलएल नाम का एक फंक्शन बनाते हैं. वॉइड रिटर्न टाइप रखते हैं. सिंपलेस्ट कोड लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल कोड लिखेंगे. और मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये जो बातें भी मैंने कही ये आपको समझ में आ गई है ना. हम सिर्फ फंक्शन लिख रहे हैं जो कि एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा है. यहाँ पर हमने ये मान लिया कि सपोज मैंने ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल, मतलब ग्लोबल मतलब सारे फंक्शंस के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वेरिएबल, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये लो दोबारा से लिख देते हैं. सबसे ऊपर मैंने लिखा हैश इंक्लूड, या पहले समझ लो क्योंकि प्रोग्राम पूरा का पूरा, ये देखो प्रोग्राम पूरा मैंने यहाँ पर लिख रखा है. तो मैं पहले आपको ये बेसिक समझा देती हूँ. चलिए देखिए, अगर मुझे लिंक लिस्ट बनानी है, लॉजिक समझना फिर प्रोग्राम को देखेंगे. मुझे लिंक लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले तो मुझे कोई नोड क्रिएट करना पड़ेगा. सबसे पहले तो नोड क्रिएट करना पड़ेगा. अब जब हम नोड को क्रिएट करेंगे, जो भी नया नोड हम क्रिएट करेंगे उस पर हम न्यू नाम का पॉइंटर लगा के छोड़ देंगे, जो बात अभी हमने पढ़ी है ना. तो क्या ये करने से लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी? नहीं. लिंक लिस्ट तो क्रिएट कैसे? एम्प्टी लिंक लिस्ट भी हो सकती है. लिंक लिस्ट तो एम्प्टी भी हो सकती है. एम्प्टी लिंक लिस्ट कौन सी होगी? जिसमें बस एक हेड पॉइंटर हो और वो किसी भी नोड को पॉइंट ना कर रहा हो. इसके अंदर नल स्टोर कर दो, हेड पॉइंटर क्रिएट करो, नल स्टोर कर दो. ये भी एक लिंक लिस्ट है जो कि एम्प्टी लिंक लिस्ट है, जिसके अंदर कोई नोड नहीं है ना. तो एम्प्टी लिंक लिस्ट तो सबसे पहले बनाओ, उसके बाद इसके अंदर नोड ऐड करते जाना. इतनी बात तो हमें समझ में आती है. तो एम्प्टी लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे? ये हेड पॉइंटर तो हमारे पास होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे जैसे लिंक लिस्ट क्रिएट होगी हमें पता है लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसके फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर जो है जिसके फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा. मतलब लिंक लिस्ट का हैंडल जो होता है वो ये हेड नोड होता है. तो सबसे पहले ये हेड पॉइंटर हम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे देखो. तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्ट नोड, यही लिखते हैं. स्ट्रक्ट नोड नाम का हमने एक स्ट्रक्चर बना लेना है जिसके अंदर हर एक नोड के अंदर डेटा आएगा और इसी टाइप का एक पॉइंटर को ये पॉइंट करेगा. स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया. अब इस स्ट्रक्चर के टाइप का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, पॉइंटर जनरेट कर लिया. स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड इक्वल टू, सबसे पहले तो मैंने ये लिखा हेड नाम का एक पॉइंटर है जो इसी टाइप की वैल्यू का एड्रेस होल्ड करेगा और इनिशियली वो नल है. तो सबसे पहले क्या हुआ? ये लो, लिंक लिस्ट की क्रिएशन में सबसे पहला काम हमने क्या किया? देखो ध्यान से देखते जाना. हेड एक पॉइंटर है जो कि अभी नल को पॉइंट कर रहा है. हो गई, लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर हमने क्रिएट कर लिया. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लिस्ट बनानी है, लिंक लिस्ट बनानी है. लिंक लिस्ट बनाने के लिए मुझे नोड्स ऐड करने पड़ेंगे 1 बाय 1, है ना. तो मुझे ऐसा कोड लिखना है जो पहला नोड ऐड हो तो भी वो इसमें ऐड हो जाए, अगर मान लो पहले से कोई नोड नहीं है तो वो इसमें ऐड हो जाए, और अगर पहले से एग्जिस्टिंग नोड है तो उन नोड्स के लास्ट में एक एक करके नोड ऐड होता जाए. लास्ट में क्यू की तरह एक नोड के बाद एक नोड के बाद एक नोड, फीफो ऑर्डर में, फर्स्ट इन के ऑर्डर में वो सारे के सारे नोड्स जो हैं वो 1 बाय 1 ऐड होते जाएं. इस तरह से मुझे कोड लिखना है. ठीक है. तो अब सबसे पहले क्या होगा? मान लो मुझे एक नया नोड बनाना है. लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या है? एक नया नोड मुझे क्रिएट करना है. नया नोड क्रिएट करने के लिए मैंने अभी वैल्यू ली थी यहाँ पे, है ना. चलो एक और पॉइंटर ले लेते हैं. स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू, न्यू नाम का एक पॉइंटर मैंने ले लिया. अब एक नया नोड बनाते हैं. कैसे बनेगा? न्यू, अब मैं डायरेक्टली कोड लिख रही हूँ. स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, टाइप कास्ट करेंगे मैलॉक
और इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, नया नोड बन गया है ना। क्या हुआ देखो, अब ये एक नया नोड क्रिएट हुआ, इस पर पॉइंटर हमने लगा दिया न्यू, इतनी बात हो गई, ठीक बात है। अब एंटर डेटा, एंटर डेटा, नए नोड में डेटा एंटर करो, तो क्या करेंगे, स्कैनफ, सबसे पहले नए नोड में कैसे, एंड न्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में जो भी वैल्यू आएगी वो इनपुट हो जाएगी। न्यू जहां पॉइंट कर रहा है उसका डेटा पार्ट जो है उसके अंदर वैल्यू इनपुट हो गई स्कैनफ से, और जो इसका पॉइंटर वाला पार्ट है उसको क्या सेट करोगे, नल। तो क्या लिखे, न्यू के नेक्स्ट में सेट कर दो नल, ठीक है। मान लो मैंने इतना कोड लिखा, तो अब क्या हुआ, सपोज यहां पर किसी ने इनपुट वैल्यू जो दी वो 10 दी, मैं ये मान के चल रही हूँ, तो यहां पर इनपुट वैल्यू 10 मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मैंने क्या सेट कर दिया, तो देखो एक नोड तो क्रिएट हो गया, लेकिन क्या ये अभी लिंक लिस्ट में जुड़ा नहीं, अभी ये नोड क्रिएट हुआ है लेकिन ये लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है। लिंक लिस्ट का पार्ट ये कब बनेगा, जब हेड पॉइंटर इस पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, है ना। तो मुझे करना क्या है, हेड को मुझे इस पे पॉइंट करा देना है कि नहीं। लेकिन ऐसा कब करना है, जब लिंक लिस्ट पहले से खाली हो। भाई बहुत सीधी बात है, अगर मैं लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रही हूं तो मुझे एक ऐसा कोड लिखना है कि अगर ये पहला ही नोड है जो नोड मैंने क्रिएट किया, इफ दिस इज द फर्स्ट नोड, तो ये हेड के साथ अटैच हो जाए, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है तो फिर उसके बाद आगे आगे नोड्स को हम ऐड करते जाएंगे, उस हिसाब से हमें अब कोड लिखना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या कंडीशन चेक की, जरा ध्यान से देखना, इसी बात को इधर की तरफ लिख लेती हूँ मैं, सपोज यहाँ लिख देती हूँ, ये है, पेन चेंज करते हैं, दिस इज हेड, हेड में मैंने नल डाला हुआ है, और अब एक नया नोड मैंने क्रिएट किया, ध्यान से देखना, एक नया नोड मैंने क्रिएट किया, न्यू पॉइंटर मैंने उस पर लगा दिया, उसकी वैल्यू है 10 और उसमें मैंने नल स्टोर। तो अगर मुझे कोड लिखना है लिंक लिस्ट बनाने का, तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं ऐसा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है हेड की वैल्यू नल है। अगर हेड की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये पहला ही नोड है जो मैंने क्रिएट किया, तो फर्स्ट नोड हेड जो है उसको इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर पॉइंट कराओ, हेड को यहाँ पर लगा दो जहां पर न्यू है ना। तो इसलिए मान लो मुझे क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ हेड इज इक्वल टू नल। ये कोड कॉपी नहीं करना है, कोड मैंने आगे लिख रखा है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि ये कोड कैसे बना, ठीक है। डायरेक्ट कोड दिखाने की बजाय अगर हम इसको समझ के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो मैंने टाइप्ड फॉर्म में वो देखो, मैंने ये टाइप्ड फॉर्म में पूरा का पूरा कोड लिख रखा है ताकि कहीं कोई हैंडराइटिंग समझ में ना आए या कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना आए। पहले हम समझ लेंगे कि लिखा कैसे है, फिर मैं आपको वो टाइप्ड वाला दिखा दूंगी, आप उसे कॉपी करके, कि कंप्लीटली एग्जीक्यूटेबल कोड है, आप एज इट इज उठा के इसे रन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जैक्टली रन होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हेड की वैल्यू नल है तो इसका मतलब ये जो नोड है ये पहला ही नोड है, लिंक लिस्ट में इससे पहले कोई नोड नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे बताओ, अब इसे लिस्ट में ऐड करना है, लिंक लिस्ट अभी खाली है, अगर ये नोड पहला नोड है लिस्ट का तो हेड को इसे पॉइंट करना चाहिए ना। तो मैं ऐसी क्या इंस्ट्रक्शन लिखूं कि हेड इस पे आ जाए, कैसे लिखूं, देखो न्यू किसे पॉइंट कर रहा है, नए नोड को, तो हेड अब किसे पॉइंट करे, न्यू को, जहां न्यू लगा हुआ है वहीं पर हेड को लगा दो, क्योंकि ये नोड एक्सेस कैसे होगा, न्यू के थ्रू होगा। तो क्या लिखूं, हेड इज इक्वल टू न्यू, दैट्स इट, बस। अगर हेड नल है, मतलब अगर लिंक लिस्ट में और पहले से कोई नोड नहीं है, तो अब हेड को वहां लगाओ जहां न्यू लगा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, ये जो हेड है अब ये कहां आ गया, यहां पे न्यू था ना, देखो ये देखो, अब हेड जो है वो यहीं पर पॉइंट करता है। अगर इसका एड्रेस मान लो 100 है तो हेड के अंदर क्या स्टोर हो गया, 100 स्टोर। इस बात का मतलब ये, ठीक है। तो हमने एक नई जो लिस्ट थी वो क्रिएट कर ली, सबसे पहला नोड जो था वो हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया, ये बात तो हमने चेक कर ली। अगर हेड नल है तो हम इस तरह से इसको अटैच कर देंगे, लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब देखो अब सिचुएशन चेंज हो गई, है ना। क्या सिचुएशन चेंज हुई कि क्या, अब जो हम मान लीजिए जो भी नोड हमने क्रिएट किया अगर लिंक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती तो हम किस तरह से उस नोड को इस लिंक लिस्ट के साथ अटैच करते, तो वहां आ जाओ, else।
अब क्या करें, अब मान लो ये सिचुएशन है, मान लो ये सिचुएशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अब ध्यान से समझना, मान लो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और जो नया नोड मैंने क्रिएट किया, देखो ये सिचुएशन कौन सी है, जिसमें जो नोड मैंने क्रिएट किया अगर ये पहला ही नोड है तो मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया, ठीक है, इफ वाली कंडीशन में इस सिचुएशन को मैंने हैंडल कर लिया, ठीक है। ऑन लूप हम ये काम करेंगे, अभी यहाँ पर हम लूप भी इंक्लूड करेंगे, बाद में करेंगे, पहले नोड क्रिएट किया, अगर वो पहला नोड है तो हेड उस पर लगा के छोड़ दिया। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक नोड पहले से है और हमने अब एक नया नोड क्रिएट किया, मान लो उसकी वैल्यू है 20 और उसके एंड में मैंने नल बनाया, ये एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, अब मुझे इस नोड को इस लिस्ट से अटैच करना है, तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब जो हमारा कोड है उसके हिसाब से अब ये न्यू है, जो नया नोड बना उस पर हमने न्यू लगा रखा है ना, और अब इस नोड को इस लिस्ट से अटैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंटर को यहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा, अगर ये इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये नल की बजाय इसे पॉइंट करने लगे तो ये भी लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, अब दो नोड की ये अटैच हो जाएंगे दोनों, नाउ दिस विल बी द कंप्लीट लिंक लिस्ट, है ना। इस काम को हम कैसे करेंगे, न्यू तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब इस वाले पॉइंटर को कौन पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंट कर रहा है, तो क्या लिखूं, हेड के नेक्स्ट में, अब देखो ध्यान से देखो, हेड जहां पॉइंट कर रहा है, अगर मैं लिखूं हेड का डेटा, तो हेड का डेटा क्या है इस टाइम 10, और हेड का जो नेक्स्ट है वो इस टाइम क्या है नल, इस टाइम तो ये चीज मुझे नजर आ रही है, हेड का जो डेटा है वो 10 है और हेड का जो नेक्स्ट है वो है नल, इतनी बातें मुझे समझ में आ रही है। तो क्या करूं मैं, हेड के नेक्स्ट को कहां लगा दूं, जहां न्यू लगा हुआ है, इस पॉइंटर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस वाले पॉइंटर को कैसे एक्सेस करेंगे, हेड का नेक्स्ट, क्या है हेड का नेक्स्ट, तो क्या मैं लिख दूं हेड का जो नेक्स्ट है उसे कहां लगा दूं, जहां पर न्यू लगा हुआ है, हेड का नेक्स्ट कहां लगा दूं, जहां न्यू लगा हुआ है, तो ये इसका ये यहाँ अटैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया अटैच। अभी हम फाइनल को, मैं बार बार कह रही हूँ फाइनल कोड नहीं लिख रहे, समझ रहे हैं किस तरह से पॉइंटर्स के साथ हमें खेलना है, पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी है, टाइम लगेगा इस अंडरस्टैंडिंग को बनाने में, एक बार बन गई समझ में आ गई फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमने अगर पहला ही नोड क्रिएट किया तो हमने हेड के ऊपर न्यू लगा दिया, काम खत्म हो गया, लेकिन अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नोड है, एक दूसरा नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हेड के नेक्स्ट को वहां लगा दो जहां पर न्यू लगा हुआ है, हो गया हमारा काम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यही केस अगर मान लो मैंने कोई तीसरा नोड क्रिएट किया होता, मान लो मैंने तीसरा नोड, दो नोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते लिस्ट बनाने के लिए, और तीसरा नोड मैंने क्रिएट किया होता 30 और यहां पर मैंने डाला होता नल, अब न्यू पॉइंटर तो यहां आ जाता हट के, अब ये जो न्यू था ये यहां से हटता, यहां से हटता, यहां आ जाता, ये नया होता, तो क्या अब ये कोड चलता, अब मुझे क्या करना था, मुझे इसके बाद ही अटैच करना है, हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, हेड तो यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो हेड के नेक्स्ट में न्यू कैसे लगाते, हेड के नेक्स्ट में न्यू लगाते तो क्या हो जाता, देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी कोड के हिसाब से देखूं तो हेड के नेक्स्ट में न्यू आ जाता, ये इसे पॉइंट करता, ये जो नोड था ये तो बीच से हट जाता, ये तो गायब हो जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब ये वाला जो कोड है, ये जो कोड है, ये जो लाइन हमने लिखी, ये लाइन तो नहीं चलेगी। इस तरह से आपको एनालाइज करना है हमें करना क्या है, मतलब अगर ये तो सही है, अगर लिस्ट खाली है पहला ही नोड है तो बस हेड को न्यू पे लगा दो, लेकिन हेड के नेक्स्ट में हर बार न्यू नहीं लगा सकते आप, नहीं तो आप क्या करेंगे, जितने भी नोड है बीच में स्किप करते चले जाएंगे, बस एक नोड और उसके बाद जो नया नोड है वो रहेगा, बीच के सारे नोड का हैंडल आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो लिंक लिस्ट है, पॉइंटर के थ्रू एक्सेस हो सकती है, और तो कोई तरीका नहीं है इसको एक्सेस करने का, है ना। तो बस अब अगर मान लो भाई ये जो नोड है, न्यू तो आपने यहाँ न्यू शिफ्ट कर दिया, न्यू की लोकेशन चेंज हो गई, न्यू यहाँ से हट गया और इसका पॉइंटर आपने इसे लगा दिया, तो ये तो बीच में से रिमूव हो गया, इसका तो कोई हैंडल ही नहीं बचा इसको एक्सेस करने के लिए, तो इसलिए ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा, ये सॉल्यूशन तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, हेड के नेक्स्ट में न्यू को लगा के हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम क्या सोच के चलेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हेड के साथ साथ एक कोई टेम्परेरी वेरिएबल और ले लेते हैं, टेम्परेरी पॉइंटर, ये हेड पॉइंटर को हम कभी मूव नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना, लिंक लिस्ट में हेड पॉइंटर को हम कभी भी आगे मूव नहीं करेंगे, अगर हेड को हमने कहीं आगे मूव कर दिया तो हम लिंक लिस्ट की जो स्टार्टिंग है उसको लूज कर देंगे, हमें कैसे पता चलेगा लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, जो नोड होंगे ये सारे मिस हो जाएंगे, तो हेड पॉइंटर कभी भी आगे मूव नहीं होगा, हम क्या करेंगे कोई अलग से पॉइंटर ले लेंगे, उसको हम आगे मूव करते रहेंगे, तो इसका बढ़िया तरीका क्या है, अब देखो इसको रिमूव कर रही हूं मैं, ठीक है, पहले इस सिचुएशन के लिए इसे छोड़ देती हूँ, अब इसी कोड को रिपीट करती हूँ, देखो इसको मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ,
ताकि आपको ये ध्यान रहे कि मैंने ये कोड चेंज क्यों किया। तो अब देखो इतने इतने को चेंज करते हैं, सॉल्यूशन क्या बनाए, सॉल्यूशन देखते हैं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन ये है, मान लो कि ये लिस्ट है मेरी, इधर बना देते हैं, चलो देखो, चलो अब सिचुएशन मैं लेके चल रही हूँ कि पहले से मेरे पास मान लो हेड, और हेड के बाद है एक नोड, इधर ले लो, एक हेड है, हेड पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, पहले नोड में है 10 और ये दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, दूसरे में मान लो 20, ये तीसरे नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है। और अब ये जो तीसरा वाला नोड है ये मैंने नया क्रिएट किया, मान लो ये नोड मैंने नया क्रिएट किया, अभी इस टाइम पर यहाँ पर नल है, और अब ये एक नया नोड मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर मान लो मैंने 30 डाल दिया और नेक्स्ट में डाल दिया नल, और अब ये है न्यू। ये सिचुएशन है हमारी, है ना। मान लो दो नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ पे एक नया नोड अटैच कराना है, तो कैसे करूँ मैं, इस बात को कैसे समझोगे। तो जब भी आप लिस्ट बनाओगे ना, तो आप हेड के साथ साथ एक नया जो नोड है टेम्प, एक और पॉइंटर आप टेम्प मेंटेन करो लिस्ट में। हेड क्या करेगा, हेड तो लिस्ट की बिगनिंग को होल्ड करेगा, कहां से लिस्ट शुरू होती है, और इस टेम्प को आप हर बार जो लिस्ट का लेटेस्ट नोड है, लास्ट नोड है, उस पर लगाए रखो, है ना। कैसे, अब देखो इस कोड को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ, कैसे लिखा मैंने कोड, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब भी हम पहला नोड क्रिएट करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हेड इज इक्वल टू टेम्प इज इक्वल टू न्यू। जैसे ही हमने पहला नोड क्रिएट किया, हमने हेड और टेम्प उसके ऊपर, हेड और टेम्प दोनों मैंने उसके ऊपर लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद जितनी बार भी वो नोड हुआ, चेंज हुआ, मैंने हर बार टेम्प के नेक्स्ट में मैंने न्यू डाला, टेम्प के नेक्स्ट में मैंने न्यू डाला, और टेम्प को टेम्प का नेक्स्ट बना के छोड़ दिया। अब जरा मैं इस कोड के हिसाब से आपको समझाती हूँ ये काम हम कैसे करें, ठीक है बेटा। देखो अब ध्यान से देखो, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन तक हम कैसे आए। सबसे पहले मान लो सबसे पहला नोड क्रिएट हुआ, सिनेरियो समझो, पहला नोड क्रिएट हुआ, इस नोड के अंदर वैल्यू है 10, ये है नल, ठीक है। ये हेड पॉइंटर है जो कि अभी नल को पॉइंट कर रहा है। मान लो ये पहला नोड है, हेड अगर नल है तो हमने क्या किया, हेड इक्वल टू टेम्प इक्वल टू न्यू। तो हमने क्या किया, ये जो है नल, इसे यहां से हटाया, और अब हेड टेम्प दोनों ही हमने इसके ऊपर लगा दिया। यहीं पर न्यू भी था, न्यू जहां था वहीं पर हमने हेड और टेम्प दोनों को लगा दिया। इतनी बात हो गई, है ना। अब एक और नोड मान लो हमने क्रिएट किया, अभी देखेंगे उसके लिए। मान लो एक दूसरा नोड क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू है 20 और अब यहाँ पे है नल। तो अब देखो जब इस कोड में आए हम, क्या हेड की वैल्यू नल है, नहीं, हेड तो पॉइंट कर रहा है कहीं पे ऑलरेडी। टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो। अब हेड के नेक्स्ट में न्यू डालने की बजाय टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डालो, है ना। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये इस नोड का डेटा पार्ट है। टेम्प का डेटा है 10 और टेम्प का नेक्स्ट है नल। ऐसे ही हेड का डेटा है टेम्प, हेड का नेक्स्ट है नल। ये पॉइंटर इस नोड के ऊपर लगे हुए हैं ना। तो टेम्प के नेक्स्ट में आप न्यू डालोगे तो ये जो न्यू है ये तो हट के यहाँ आ गया, जैसे नया नोड आपने क्रिएट किया, और टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाला तो अब यहाँ से ये क्या हुआ, ये जो नल है, ये जो नल था ये हट गया, और ये जो है अब ये इसे पॉइंट करने हो गया। टेम्प के नेक्स्ट में न्यू, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू, न्यू जहां पॉइंट कर रहा है टेम्प का नेक्स्ट भी वहीं पॉइंट करे। तो टेम्प के नेक्स्ट में आपने न्यू डाल दिया, ये वहीं पॉइंट कर रहा है जहां पर न्यू पॉइंट कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट के इधर का मतलब क्या है, ये जहां पे ये है वहीं पे इसको लगा दो। न्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, टेम्प को वहीं लगा दो, तो टेम्प के नेक्स्ट को वहीं लगा दो जहां पे न्यू है, लगा दिया, ये अटैच कर दिया हमने, लिस्ट का पार्ट बन गया अब ये। अब हमने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अब टेम्प को कहां लगा दो, जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, अब टेम्प भी वहीं पॉइंट करे। इस बात को जरा ध्यान से समझो, टेम्प को कहां लगाओ, इज इक्वल टू है ये, दिस इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। मतलब
जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं बोल रही हूं ना उस बात को समझो, जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है वहीं टेम्प पॉइंट करना चाहिए। जहां टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है टेम्प भी वहीं पॉइंट करना चाहिए। तो मतलब अब टेम्प को आप हटाओ और यहां पॉइंट करेगा टेम्प। नाउ दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ टेम्प। पॉइंट टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन। अब टेम्प यहां पे आ गया है ना। अब कोई और नया नोड आपने क्रिएट किया तो भी आप ये करोगे, टेम्प के नेक्स्ट में वहां पॉइंट करा दोगे और टेम्प को यहां ले आओगे। तो कुल मिला के इस तरह से क्या होगा कि हर बार टेम्प, एक जो लेटेस्ट नोड ऐड हुआ उस नोड को टेम्प पॉइंट करा के छोड़ दोगे और हर बार जो नया नोड आएगा वो टेम्प के नेक्स्ट के साथ आप उसे अटैच कर दोगे। फिर से देखो इसी चीज को, फिर से देखो, अब देखो जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ने का हमें कोई फायदा नहीं है। इतनी बात तो समझ आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो सबसे पहले इसको, बोर्ड को हम हल्का सा रिमूव करते हैं और सिर्फ इतने कोड को छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये है सिचुएशन हेड। इनिशियली जो हेड है ये नल है। ठीक है, मान लो मैंने पहला नोड क्रिएट किया, तो जो मैंने पहला नोड क्रिएट किया उसकी वैल्यू मैंने 10 ले ली और उसको इनिशियलाइज कर दिया नल से। उसी कोड के थ्रू हमने ये काम किया और न्यू मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब मैं आपके सामने एक एक करके इसको अपडेट कर रही हूँ, अब देखना ध्यान से। ठीक है, जैसे ही नया नोड क्रिएट हुआ, अभी ये लिस्ट का पार्ट नहीं है, कब, जब हम इस पे ऐड लगा देंगे तभी तो ये लिस्ट का पार्ट बनेगा। तो हम अपने कोड में चेक करेंगे क्या हेड की वैल्यू नल है। हाँ, हेड की वैल्यू नल है। तो फिर क्या करो, हेड और टेम्प कहाँ लगा दो, जहां पर न्यू है। तो हमने क्या किया, हेड और टेम्प को हमने वहां लगा दिया जहां पर न्यू पॉइंट कर रहा है। तो अब हमारा क्या होगा, देखो नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू दिस न्यू एंड टेम्प इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस न्यू। हेड और टेम्प दोनों हमने इस न्यू के ऊपर लगा दिए। इतनी बात हमारी हो गई। ठीक है, अब मान लो हमने एक और नोड क्रिएट किया, अब क्या होगा, अब हमारा सेकंड नोड क्रिएट हुआ। सेकंड नोड की वैल्यू मान लो 20 है। जब भी हम कोई नया नोड क्रिएट करते हैं उसका पॉइंटर नल बना देते हैं और इस वाले जो नया नोड होता है उसका पॉइंटर हम न्यू बनाते हैं। तो न्यू पॉइंटर इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है तो नेचुरली यहां से तो हट गया। इस तरह से देखो, न्यू पॉइंटर यहां से हट गया, यहाँ पे है। अब मुझे इस लिस्ट का पार्ट बनाना है क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं। तो अब फिर हम कोड रन करेंगे, क्या हेड की वैल्यू नल है, नहीं हेड की वैल्यू तो नल नहीं है। तो अब क्या करोगे, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो। ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये वाला। ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये हेड का नेक्स्ट है और टेम्प का नेक्स्ट है। अब इस काम को, टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए हम हेड को तो यहीं रखेंगे, टेम्प को आगे चलाते रहेंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने न्यू डाल देना है। तो अब क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना। मान लो ये जो लोकेशन है ये लोकेशन है 1000, ठीक है, और मान लो ये लोकेशन है 5000। मेमोरी एड्रेस की बात कर रही हूँ। ये नोड जहां एलोकेट हुआ ये है 1000, ये नोड जहां एलोकेट हुआ वो है 5000, इसका वैल्यू। तो यहाँ पर नल की जगह क्या आ जाएगा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, इसमें क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसके अंदर आ जाएगा 5000। हम क्या कहते हैं, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालो, न्यू। न्यू के अंदर क्या है भाई, न्यू के अंदर तो 5000 है ना, न्यू तो इसका एड्रेस होल्ड करके बैठा हुआ है ना, है ना। तो न्यू के अंदर क्या है 5000, तो न्यू में जो है वही टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। तो हमने 5000 इसमें डाल दिया। अब क्या हुआ, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है, कर दिया हमने इसको अटैच। इतना काम कर दिया, टेम्प को, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट को हमने वहां लगा दिया जहां पे न्यू लगा हुआ है। न्यू के अंदर क्या था 5000, इसमें भी हमने 5000 डाल दिया। तो मतलब ऑटोमेटिकली हमने इसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया, अटैच हो गई है। अब इसके बाद क्या करें, अगला नोड आएगा, अगले नोड के लिए सेम काम करना है। तो इसलिए आप टेम्प को यहां से रिमूव करके, जहां टेम्प था, देखो टेम्प को यहां से रिमूव करके, नाउ दिस टेम्प विल बी मूव्ड टू दिस प्लेस। तो अब ये जो टेम्प है हमारा ये यहाँ लग गया, टेम्प को हम यहाँ ले गए। अब यहाँ टेम्प पॉइंट कर रहा है, इस वाले स्टेटमेंट से टेम्प को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब एक और नया नोड आएगा तो फिर उस नोड को कैसे अटैच करेंगे, देखो मान लीजिए एक और नया नोड बनाया हमने, उस नोड की वैल्यू है 30 और यहाँ पे हमने फिर किया नल। तो जैसे ही हम नल करेंगे ये जो न्यू होगा ये कहाँ पॉइंट करेगा, इस न्यू को चेंज करके कहाँ ले गए, यहाँ, ये न्यू यहाँ आ गया। इसी तरह तो होगा, यहाँ से हट जाएगा न्यू। और अब क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में फिर वही टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, जहां न्यू है। तो ये टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये नल है। ये जो होगा ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा टेम्प का नेक्स्ट का। ये जो आप अगर एड्रेस से समझना चाहो तो मान लो यहाँ एड्रेस है 6000, ले लो, लिख ही देती हूँ ताकि जब दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाए।
तो न्यू के अंदर है 6000, है ना, तो वही 6000 आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया, वही 6000 आपने यहाँ स्टोर कर दिया, ये ऐसे पॉइंट करने लगा। और ये काम करने के बाद टेम्प को आप फिर मूव कर दो, टेम्प कहाँ आ जाएगा अब, नाउ दिस टेम्प हैज बीन मूव टू दिस प्लेस, नाउ दिस इज टेम्प, अब टेम्प यहाँ आ गया। तो इस तरह से ये जो टेम्प है ये पूरी लिस्ट में आप मूव कराते चले जाएंगे। तो करना क्या है आपको, अभी तक तो पिक्चर क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। आपको नोड्स एक एक करके जनरेट करने हैं, नोड की वैल्यूज फिलअप करनी है और उसके बाद उन नोड्स को से लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। अब ये पता चलेगा कितनी लिस्ट क्रिएट होगी, तो आप क्या करेंगे, जब तक यूजर चाहे तब तक वो नोड क्रिएट करता रहे और आप उन नोड को लिस्ट के साथ अटैच करते रहो। और जैसे ही यूजर कहे कि बस और मुझे नोड्स नहीं चाहिए, तो वहां आप स्टॉप कर दो, लिंक लिस्ट को क्रिएट कर दो, सिंपल क्रिएट, वहीं से आपको काम खत्म हो जाएगा। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा काम आपको एक लूप के अंदर करना है ना। और वो लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक यूजर चाहे। तो बस अब मैं आपको सीधा कोड दिखा रही हूँ, ये बात समझ में आ गई। अब सीधा कोड पे आओ, देखो ये इसका फाइनल कोड है। सबसे पहले क्या किया हमने, देखो ये मान के चल रही हूं मैं कि यहां पर ग्लोबली ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड इज इक्वल टू नल। पहले से हमने हेड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर हमने फंक्शन के अंदर नहीं लिया। अब फंक्शन में हमने न्यू और टेम्प दो पॉइंटर हमने फंक्शन के अंदर ले लिए। न्यू तो नए वाले एड्रेस, नया जो नोड होगा उसका एड्रेस होल्ड करेगा, और टेम्परेरी हम जो लिस्ट है उसके अंदर नेविगेट कराने का काम करेंगे। अब हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया चॉइस, जिसमें हम यूजर से कहेंगे कि भाई आपको और वैल्यूज इनपुट करानी है या नहीं करानी, तो चॉइस में आप या तो 1 देंगे या 0 देंगे। अगर यूजर चॉइस में 1 कहता है तो इसका मतलब वो एक और नोड इंक्लूड करा, 1 मतलब यस, 0 मतलब नो, इस तरह से हम इसको काम कर रहे हैं। डू वाइल लूप लगा दिया। डू में क्या कि पहले एक नोड क्रिएट करो, उस नोड का डेटा हैंडल करो। डू मतलब ये सारा काम करते रहो, कब तक, जब तक चॉइस 1 है, यही तो बात हुई। तो देखो डू के अंदर हमने क्या डाला, फर्स्ट क्रिएट अ न्यू नोड, उसकी वैल्यू एंटर करो डेटा, और उसका नेक्स्ट को नल सेट करो। अब वो एक कोड लिख दिया, अगर हेड नल है तो हेड और टेम्प दोनों को न्यू पर लगा के छोड़ दो, नहीं तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू डाल दो और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो। ये पूरा का पूरा कोड लिख दिया हमने। printf टू ऐड वन मोर नोड, अब उसके बाद आपने अटैच कर दिया। फिर आप यूजर से पूछो भाई और कोई नोड ऐड करना है क्या, यूजर तो वन प्रेस करो। जो भी यूजर ने प्रेस किया वो चॉइस में आपने ले लिया। अगर 1 किया तो यहाँ पे लिख दिया while choice इक्वल टू 1। कंडीशन क्या बनाई, जब तक चॉइस 1 रहे तब तक ही इस काम को आप रिपीट करते रहेंगे। डू वाइल लूप है, अगर आप किसी लिस्ट को क्रिएट कर रहे हो तो ये कम से कम एक नोड तो ये क्रिएट करेगा ही करेगा। भाई आप लिस्ट को क्रिएट करना चाह रहे हो, इट विल क्रिएट 1 नोड, एटलीस्ट एक नोड की लिस्ट तो ये बना ही देगा। उसके बाद अगले नोड के लिए आप पूछ लो, आपको और नोड जितने नोड आपको चाहिए उतनी बार आप 1 प्रेस करोगे, उतने नंबर ऑफ नोड ये नया नया क्रिएट कर देगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज एक्चुअली एबल टू क्रिएट अ न्यू लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। और ये तो क्या हुआ, ये अलग से है, ये सिर्फ एक, इसमें ना कोई, जब हम इसे कॉल करेंगे ना हम इसमें कोई वेरिएबल पास करेंगे ना कोई वैल्यू पास करेंगे, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सिंपल फंक्शन बनाया हमने ताकि इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। जब एक बार लिंक लिस्ट के, सिंगली लिंक लिस्ट के मैं सारे फंक्शंस आपको करा दूंगी, उसके बाद एक मेन प्रोग्राम की हेल्प से जो ड्राइवर प्रोग्राम होगा जहां हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो पूरा कोड एक साथ लिख देंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट कोड विल बी प्रोवाइडेड इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इंडिविजुअल फंक्शंस आप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम में कोड आते हैं तो मेरे ख्याल से 7-8 पेज का कोड होगा, वो एक साथ समझाना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगी, एक एक फंक्शनैलिटी आपको समझाती चलूंगी और एक साथ पूरा कोड फिर बाद में दे दूंगी, जिसको आप रन करोगे। इसको आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपको इसमें मेन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मेन प्रोग्राम के अंदर इसे कॉल कराना पड़ेगा, तब आप इसको रन कर पाओगे, है ना। तो अगर आप रन कराना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करें, हैश इंक्लूड, जो हेडर फाइल है उन्हें इंक्लूड करें, वेरिएबल्स के पॉइंटर्स क्रिएट करें, ये फंक्शन लिखें और उसके बाद मेन फंक्शन लिख के इस फंक्शन को कॉल कराएं, तब आप ये काम कर पाएंगे। करा के चेक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि एक लिस्ट का, किसी भी लिंक लिस्ट का एक नोड कैसे क्रिएट होगा वो सीख लिया। ये देखो, सबसे पहले हमने एक नोड को, अगर कहीं मान लो आगे हमें कोई ऐसी चीज आई कि हमें एक एक करके नोड क्रिएट करने हैं, तो खाली एक नोड क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन है। क्या फंक्शन को कॉल करो, बता दो कि इस की के साथ एक नोड क्रिएट करो, ये एक नोड क्रिएट करके उसका जो पॉइंटर है वो आपको बता देगा, आप उस पॉइंटर को यूज कर लो, ठीक है। और दूसरा काम हमने किया कि हमने एक नई लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। इतनी बात तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब क्या हुआ, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है और उस लिंक लिस्ट के ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं। तो सबसे पहले चलो मैं एक लिंक लिस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए
एक एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो देखो एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 4 नोड की एक लिंक लिस्ट है मेरे पास, 10 इज पॉइंटिंग टू अनदर नोड विच इज, चलो एड्रेसेस के साथ लिखते हैं, दिस 10, अगला नोड है मान लो 5, फिर तीसरा नोड है 20, और फिर चौथा नोड है 50, और इसके बाद में है नल। ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका है 150, इसका है 300, कुछ भी हो सकते हैं। डायनेमिकली ये नोड क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग मेमोरी में जाके कहीं पे भी ये हो सकते हैं, है ना। तो ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, अगले वाले का, तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा 200। ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, अगले वाले का, इसके अंदर क्या स्टोर होगा 150। ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है तो इसके अंदर क्या है 300। ये किसी का एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा तो इसके बाद में है नल। अब इस लिंक लिस्ट का हैंडल किसके पास है, हेड के पास है। तो हेड किसे पॉइंट कर रहा है, पहले वाले नोड को। हेड के अंदर क्या एड्रेस है, पहले वाले नोड का एड्रेस, वो क्या है। ये सिचुएशन है, ये मेरी लिंक लिस्ट है। ये मैंने मान के चला कि 4 नोड की लिंक लिस्ट मेरे पास है। अब अगला काम मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। मुझे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है, क्या ऑपरेशन होता है ट्रैवर्सल। आपको लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक हर एक एलिमेंट के ऊपर मान लो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 हर एलिमेंट्स को विजिट करना है। यू हैव टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट 1 बाय 1। उस ऑपरेशन को हम ट्रैवर्सल कहते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट में की जो वैल्यू है उसमें +2 कर दीजिए, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर बना दीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। किस तरह से आप उसको ट्रैवर्स करेंगे ये सीखना है। अब देखो कैसे ट्रैवर्स करेंगे, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि पहले 10 हो जाए, हम प्रिंट कर दें, हम सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। मुझे 10, फिर 5, फिर 20, फिर 15, इन सबको मुझे प्रिंट करना है ना। कैसे प्रिंट करेंगे, ये काम मुझे करना है। तो अब इस काम को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना होता है तो हमें एक नया पॉइंटर उसके लिए चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हेड पॉइंटर, इस लिंक लिस्ट को हम हैंडल कैसे करेंगे, इस हेड पॉइंटर की हेल्प से इस लिंक लिस्ट को हम रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं ये हेड पॉइंटर आगे मूव कर सकती हूँ, अगर मैं इसको हेड इज इक्वल टू हेड को के नेक्स्ट पे लगा दूं। हेड का नेक्स्ट क्या है, ये हेड को कहाँ लगा दूं, जहां हेड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, तो हेड यहाँ आ जाएगा। तो इसका हैंडल तो छोड़ देंगे हम, इसका एड्रेस कहाँ हमारे पास रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए कभी भी लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर जो है उसको हम मूव नहीं करेंगे, वो हमेशा लिंक लिस्ट की बिगिनिंग को होल्ड करके रखेगा। तो अगर हमें ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए हम एक अलग से एक पॉइंटर ले लेते हैं और उसको वहीं लगा देते हैं जहां हेड लगा होता है। तो ट्रैवर्सल के लिए हमेशा एक अलग हमें पॉइंटर लेके चलना है, दैट इज। तो देखो ये ट्रैवर्सल का कोड है। अब देखो क्या करना है, अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो स्ट्रक्ट नोड एस्टिक टेम्प इज इक्वल टू हेड। क्या किया हमने, टेम्प को वहीं लगा दिया जहां पर हेड लगा हुआ है। तो टेम्प के अंदर क्या आ गया 100, ऐसे ऑब्जर्व करके रखो, है ना। टेम्प के अंदर क्या है 100, टेम्प कहाँ लगा हुआ है, जहां हेड लगा हुआ है वहीं पर टेम्प लगा हुआ है, हो गया काम। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ये जो कंडीशन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ऑब्जर्व करते जाओ। जब तक टेम्प नल ना हो जाए, मतलब जब तक आप नोड के ऊपर, टेम्प जो है वो एक नोड के ऊपर ही लगा हुआ है, वैलिड कंडीशन है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आप कोई भी काम आप लिस्ट में कर सकते हो, वैलिड नोड के ऊपर आप काम कर रहे हो। जब तक ये नल ना हो जाए तब तक टेम्प का जो डेटा है उसे प्रिंट करते जाओ और टेम्प को अगले नोड तक भेजते जाओ। कैसे होगा, शुरू यहीं से शुरू करते हैं। चलो, इस टाइम टेम्प की वैल्यू कितनी है 100, क्या ये नल है, नहीं, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। ट्रू है तो अब यहाँ आए, आपने क्या प्रिंट किया, टेम्प का डेटा। टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है वहां पर कौन सा डेटा है 10, तो क्या प्रिंट होगा 10 प्रिंट, क्या आउटपुट है 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब अब मुझे ये वाला प्रिंट करना है ना, तो मुझे टेम्प को कहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। भाई बहुत सीधी बात है, इसका मेरे पास इस 5 को प्रिंट करने का कोई तरीका है नहीं, पॉइंटर के थ्रू ही हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर हमने बना लिया, इसी पॉइंटर को मूव करते रहेंगे और जहां लगाएंगे उसके डेटा को एक्सेस करते रहेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, टेम्प को कहाँ ले जाना है, अगले नोड पे ले जाना है। तो टेम्प को कहाँ ले जाऊं, टेम्प का नेक्स्ट जहां है,
टेम्प को वहां ले जाऊं, देखो टेम्प की वैल्यू क्या है अभी 100। अब मुझे टेम्प को कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है। ये कहाँ है, टेम्प के नेक्स्ट में। देखो ये टेम्प का डेटा है, ये टेम्प का नेक्स्ट है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। टेम्प ऑफ डेटा इज दिस, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज दिस। टेम्प का नेक्स्ट की वैल्यू क्या है 200। मुझे क्या करना है, टेम्प में 200 डालना है। टेम्प को कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है ना। तो मुझे टेम्प में क्या डालना है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेम्प का नेक्स्ट जहां पॉइंट कर रहा है वही टेम्प लगा दो, या टेम्प के नेक्स्ट की जो वैल्यू है वही वैल्यू टेम्प के अंदर डाल दो। तो टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू क्या है 200, तो इसका मतलब आपने टेम्प को मूव करके टेम्प को यहाँ शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज टेम्प, और टेम्प के अंदर क्या आ गया 200। टेम्प के अंदर अपने 200 स्टोर। अब ये पहले टेम्प यहाँ था, अब ये मूव करके यहाँ आ गया, यहाँ से हट गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर वापस गए आप, फिर आपने देखा क्या टेम्प नल है, नहीं टेम्प के अंदर तो 200 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, टेम्प का डेटा प्रिंट करिए। टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है, टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ, इसका डेटा प्रिंट करिए। ये लीजिए 5, टेम्प का डेटा प्रिंट कर दिया 5, है ना, ये लो 10, फिर उसके बाद 5 प्रिंट कर दिया। अब क्या करें, टेम्प को फिर आगे ले जाइए। तो कैसे आगे ले जाइए, टेम्प को कहाँ लगा दीजिए, जहां टेम्प का नेक्स्ट लगा हुआ है। यहाँ कौन लगा हुआ है, यहाँ तक कैसे जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे। ये क्या है, टेम्प का नेक्स्ट, दिस इज टेम्प का डेटा, दिस इज टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट कहाँ है, यहाँ। तो टेम्प को वहां ले जाओ जहां टेम्प का नेक्स्ट है। अगेन टेम्प को कहाँ ले जाओ, जहां टेम्प का नेक्स्ट है। ये है टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प के अंदर क्या आ गया 150, टेम्प के नेक्स्ट में क्या था 150, इस नोड का एड्रेस। यहीं पर आपने टेम्प लगा दिया, टेम्प के अंदर क्या आ गया 150। इस टेम्प को आपने यहाँ से हटाया, यहाँ ले गए। टेम्प को आप मूव करते जा रहे हैं और उसके थ्रू एक्सेस करते जाएंगे। फिर आप गए, क्या टेम्प नल है, नहीं, टेम्प की वैल्यू तो 150 है। अगेन आपने इसका डेटा प्रिंट किया 20, और टेम्प को कहाँ ले गए, टेम्प के नेक्स्ट पे। टेम्प का नेक्स्ट क्या है 300, तो टेम्प को फिर मूव करके आप फिर यहाँ ले गए, टेम्प यहाँ आ गया। टेम्प के अंदर क्या वैल्यू डाल दी आपने 300, टेम्प के नेक्स्ट में जो वैल्यू थी वही आपने टेम्प में डाल दी 300। फिर वापस आया, क्या टेम्प नल है, नहीं टेम्प नल नहीं है, 300 है। टेम्प का डेटा प्रिंट करो, क्या डेटा है 15, ये प्रिंट हो गया। अब फिर टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले जाओ। अब देखो टेम्प का नेक्स्ट क्या है नल, तो अब टेम्प आप कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, और टेम्प के अंदर क्या आ गया नल। नाउ टेम्प इज पॉइंटिंग नोवेयर, लिस्ट से बाहर निकाल दिया आपने टेम्प को। टेम्प तो नल को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ आ गए। टेम्प नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, फॉल्स है तो आप बाहर आ जाओ। तो मतलब टेम्प की हेल्प से, टेम्प को आपने पहले नोड पे लगाया और 1 बाय 1 हर एक नोड पर टेम्प को इन पॉइंटर्स की हेल्प से आप शिफ्ट करते चले गए, और जैसे ही लास्ट नोड आया उसको प्रिंट किया और टेम्प को आपने आगे आके नल कर दिया। ये कंडीशन फॉल्स हुई और आप बाहर आ गए। ठीक बात है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल कोड है। हर बार अगर आपको लिस्ट पे कोई काम करना है और आपको लास्ट नोड तक कोई काम परफॉर्म करना है, तो ये वाली कंडीशन आप होल्ड करेंगे। जब तक टेम्प नल ना हो जाए, मतलब बाहर ना निकल जाए, तब तक आप जो भी ऑपरेशन करना चाहें कर ले। अब इसी चीज पे बेस्ड अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें कि लिस्ट के हर एक फंक्शन लिखिए जिसमें कि लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट के हर एक नोड का आपको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर जनरेट करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्प का जो डेटा है उसको प्रिंट करने के बजाय टेम्प का डेटा को टेम्प के डेटा से ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। टेम्प का डेटा मल्टीप्लाइड बाय टेम्प ऑफ डेटा, बस उसको प्रिंट कराना है। तो ट्रैवर्स करते जाओ और स्क्वायर निकालते जाओ और उसको प्रिंट करते जाओ। तो मतलब ट्रैवर्सल का मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको लिंक लिस्ट के सारे नोड्स को विजिट करके उन पर कोई काम करना है। यहाँ पे हम बेसिक काम कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बजाय आप कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, गुणा भाग जो भी आपको करना है, आप एक नोड के ऊपर परफॉर्म करें और आगे बढ़ जाएं। तो सच ऑपरेशन इज कॉल्ड एट ट्रैवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट। चलिए बेटा, तो आगे चलते हैं। अब अगला जो है उसमें क्या है कि हमें लिंक लिस्ट के नोड्स को काउंट करना है ना, कि मान लीजिए मल्टीपल नोड्स हैं आपकी लिंक लिस्ट में और आपको काउंट करना है कि लिस्ट में कितने नोड हैं। तो बिल्कुल एग्जांपल पहले वाला ही मान लो, मैं एग्जांपल बना लूँ तो ये लो, ये लिस्ट है हमारी, सीधा लिख रही हूँ डायरेक्टली। मान लीजिए ये 20 है, ये 30 है और ये नल है। ठीक है, लास्ट में है नल। नल को हम क्रॉस से भी शो कर देते हैं, चलो ये नल ही लिख लेते हैं। यहाँ पर है मेरा हेड पॉइंटर। तो काउंट करने का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि कितने कितने नोड, आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। करोगे क्या, यहीं से शुरू करोगे। हमेशा लिंक लिस्ट को जब भी ट्रैवर्स करना है आपको, तो आप एक नया नोड है टेम्प जो कि उसके ऊपर लगा के छोड़ोगे, है ना। कब तक कितने नोड काउंट करने हैं,
1 2 3, तो तीनों नोड्स को कंसिडर करना है। पहले टेम्प को इसके अंदर डालो, लॉजिक समझो, टेम्प को इसके अंदर डालो, इसे काउंट कर लो। इसे काउंट कैसे करोगे? एक कोई वेरिएबल लो काउंट जिसको शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर लो, वेरिएबल लो काउंट जिसको शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर लिया आपने। जितनी बार भी आप एक नोड को आइडेंटिफाई करेंगे, टेम्प की वैल्यू नल नहीं है ना, देखो पहली बार में आपने देखा टेम्प की वैल्यू नल है क्या? नहीं है, काउंट कर लो इस नोड को, काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1, चेक करो। आपने क्या किया? टेम्प को हेड पे लगा के छोड़ दिया। अब टेम्प नॉट इक्वल टू नल, स्टार्टिंग से देखो क्या टेम्प नल है? नहीं, टेम्प नल नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस, तो क्या हुआ? काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? पहले 0 थी, अब आपने काउंट की वैल्यू कर दी 1, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट। टेम्प कहां से? यहां से यहां आ गया, यहां आ गया टेम्प, ठीक है। फिर आप वापस गए, क्या टेम्प नल है? नहीं, टेम्प नल नहीं है, नहीं है तो इसे भी काउंट कर लो, काउंट प्लस प्लस, 2 नोड हो गए। जब तक टेम्प को आगे बढ़ाते जाओ, अगर टेम्प नल नहीं मिला तो इसका मतलब एक वैलिड नोड है, आप उसे काउंट करते चले जाओ, हो गया। फिर आपने टेम्प को नेक्स्ट कर दिया, फिर टेम्प यहाँ आ गया। अब देखो कोड को देखते जाना, क्या टेम्प नल है? नहीं, इसे भी काउंट कर लो, काउंट प्लस प्लस, 3 हो गया, है ना। टेम्प को फिर नेक्स्ट पे ले जाओ, टेम्प कहाँ आ गया? नेक्स्ट पे आ गया, ये क्या है? नल, ये तो नल है। अब जैसे ही नल हुआ, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही आप बाहर आ गए और आपने काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। कितने नंबर ऑफ नोड है? 3 नोड है, दिस 3 विल बी रिटर्न फ्रॉम दिस। इसीलिए हमने यहाँ पर देखो, ये जो काउंट नोड फंक्शन है ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है? इसे आप लिंक लिस्ट जो क्रिएटेड है उसका हेड पॉइंटर बता दो। भाई आपने अगर हेड पास कर दिया, किसी भी लिस्ट का हेड पॉइंटर पास कर दिया, तो मतलब पूरी लिस्ट पास कर दिया आपने, उस पॉइंटर के थ्रू आप पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर लो, है ना। तो ये हेड पॉइंटर आप बता दो, आपने लिस्ट इसको बता दी, जैसे आपने इसको हेड बता दिया। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये लो हैंडल, इस हैंडल के थ्रू ये इस पूरी लिस्ट को आप ट्रैवर्स कर सकते हो, तो आपने ये हैंडल इसको दे दिया कि यहाँ पे जाओ और लिस्ट को यूज कर लो। और ये जो फंक्शन है ये रिटर्न क्या करेगा? एक इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ नोड्स। तो बस जो फाइनली काउंट आया उस काउंट को ये फंक्शन जो होगा वो रिटर्न कर देगा। इस तरह बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आराम से, सिंपल सिंपल, बहुत मुश्किल चीजें नहीं आती, लेकिन हाँ ये समझ में रटना कुछ नहीं है। अगर इसको याद करने बैठोगे तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि सारी चीजें जो आती होंगी वो भी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपको सारे नोड के ऊपर काम करना है तो बस कंडीशन है टेम्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक टेम्प को नल ना हो जाए, टेम्प को नेक्स्ट पे लेते जाओ और नोड के ऊपर काम करते जाओ। अब अगला जो प्रोग्राम है वो इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। वो क्या कह रहा है? देखो यहाँ पूरा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, क्या है? फंक्शन की फॉर्म में, काउंटिंग नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। मतलब एक, अब आपको क्या करना है, जितने भी नोड हैं उसमें कितने जीरो हैं, कितने पॉजिटिव वैल्यू हैं, कितनी नेगेटिव वैल्यू हैं, और साथ में टोटल नोड कितने हैं। ये टोटल नोड वाला काम तो हम कर चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अभी हमने क्या किया था? काउंट वेरिएबल लिया था। अब हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल लेंगे जो पॉजिटिव वैल्यूज को काउंट करेगा, एक लेंगे जो नेगेटिव वैल्यू को काउंट करेगा, एक जीरो को काउंट करेगा, और एक सिंपल वेरिएबल जो कि जितने भी नोड है उन्हें काउंट। तो बस उसी काम को करने के लिए क्या किया? काउंट इज इक्वल टू जीरो, काउंट पॉजिटिव इक्वल टू जीरो, काउंट नेगेटिव इक्वल टू जीरो, काउंट जीरो इज इक्वल टू, मतलब 4 काउंट वेरिएबल लिए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक जीरो, और एक सारे नोड को काउंट करने के लिए। चलो पहले एक ऐसी लिस्ट बनाते हैं जिसमें हर तरह की वैल्यू हो। मान लो ये है 10, अगली वैल्यू है -20, नेक्स्ट वैल्यू इज -20, फिर है 0, फिर है 40, और फिर है -50, -50, और इसके बाद है नल। ये लास्ट नोड है, ठीक है। और यहां पर मैंने लगा दिया हेड, ठीक। अब हमने यहां क्या किया? काउंट पॉजिटिव, काउंट नेगेटिव, और काउंट जीरो। ये 4 वेरिएबल मैंने लिए, चारों को मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ये तो काम किया। और बस अब हर बार, अब क्योंकि लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो नेचुरली जब हम लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं तो हमें टेम्प लगाना पड़ेगा। टेम्प हमने कहाँ लगा दिया? पहले नोड पर जहाँ हेड है वहां हमने टेम्प लगा दिया। जहाँ टेम्प को कहाँ लगा दिया? जहां पर हेड है। ये काम तो हमें करना ही पड़ेगा। अब जब तक टेम्प नल ना हो जाए, वही कंडीशन है, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल नहीं है तब तक हर एक नोड को काउंट कर लो। सबसे पहले काउंट प्लस प्लस, देखो सबसे पहले यहां से शुरू करो, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, तो काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू हो गई 1,
ठीक है। अब इसी को चेक करो, नोड तो काउंट कर लिया, पहला नोड तो आ गया, काउंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ नोड, है ना। अब ये देखना है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है मुझे। तो टेम्प की जो वैल्यू है, टेम्प का जो डेटा है, कैसे एक्सेस होगा वो, टेम्प का डेटा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये कंडीशन बनी, टेम्प जहां पॉइंट कर रहा है उसका डेटा, ये क्या है डेटा, ये क्या है नेक्स्ट। तो टेम्प का डेटा अगर ग्रेटर देन जीरो है तो काउंट पॉजिटिव में प्लस प्लस करो, है ना। देखो अगर टेम्प का डेटा ग्रेटर देन जीरो है तो काउंट पॉजिटिव में प्लस प्लस करो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में एक ऐड होगा, ये लो काउंट पॉजिटिव में प्लस प्लस कर दो। पहला वाला केस सही हो गया, हो गया। इफ दिस एल्स, इफ एल्स छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कहां जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प को आगे ले जाओ, टेम्प अब कहां चला गया, यहां आ गया टेम्प। फिर अब इसी के ऊपर ये काम करो, क्या टेम्प का डेटा ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, यहां देखा, क्या टेम्प का डेटा ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, एल्स इफ क्या टेम्प का डेटा लेस देन जीरो है, हाँ लेस देन जीरो है, तो अब क्या करोगे, नेगेटिव वाले में ऐड कर दो, तो नेगेटिव वाले में ऐड कर दो उसको प्लस प्लस, तो जो वैल्यू आई, सिंपल सी प्रोग्रामिंग में कर रखी है हमने, जो वैल्यू आई उसी में काउंट कर लो उसको, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया। अब फर्दर आगे गए, टेम्प यहाँ आ गया, टेम्प को नेक्स्ट पे ले गए, फिर ये सारा इफ एल्स लिखा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा क्या है, इफ एल्स, ठीक है, ये करके और उसके बाद टेम्प को आगे बढ़ा दो। आपने फिर टेम्प को आगे बढ़ा दिया, फिर देखा ये क्या है, जीरो है, क्या ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, लेस देन जीरो है, नहीं, है क्या जीरो, तो जीरो वाले में काउंट कर लो, जीरो वाले में काउंट कर लो, एल्स वाला ऐड हो गया, जीरो में काउंट हुआ, फिर टेम्प को अगले पे ले गए, अब टेम्प यहाँ आ गया, यहाँ मूव कर गया टेम्प। अब देखो 40 पॉजिटिव है, पॉजिटिव में काउंट कर लो, फिर टेम्प को आगे ले जाओ, टेम्प यहाँ आ गया, ये क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में काउंट कर लो, जो वैल्यू है उसके कंडीशन के हिसाब से उसके अंदर काउंट कर लो। अब फिर टेम्प को नेक्स्ट में चले गए, अब टेम्प का नेक्स्ट कहाँ गया, नल, जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप बाहर आके, अच्छा काउंट तो हर बार ऐड कर रहा है, जितनी बार टेम्प नॉट इक्वल टू नल है काउंट ऐड हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, नेचुरली सारे के सारे वैल्यू पर जितनी बार टेम्प आप नया आगे लेके गए, 1 फर्स्ट टाइम यहाँ, 2 3 4 5, पांचों बार इसने काउंट को एक एक करके काउंट कर लिया, ठीक है। और अब लास्ट में जैसे ही टेम्प की वैल्यू नल हुई, टेम्प की वैल्यू नल हो गई, अब बाहर आ गए और बाहर आके अपने सारी वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट कर दिया, आपने बता दिया कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने जीरो, कितने काउंट, तो देखो कितने काउंट टोटल कितने हैं, 5 हैं, पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं, नेगेटिव कितने हैं, 2 हैं, और जीरो कितने हैं, 1 है। इस तरह से बस सिंपल सी प्रोग्रामिंग का कोड है, बस उसी कोड को लिंक लिस्ट के ऊपर चला रखा है। जैसे हम एरे यूज करते थे ना, एरे में क्या करते थे, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंडेक्स से शुरू करते थे, तो यहाँ पर वो इंडेक्स जीरो कौन सा है, शुरू कहाँ से हो रही है, लिंक लिस्ट हेड से, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ये वो है जो आई है, ये टेम्परेरी वेरिएबल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में लगा दिया, कैसे, जहां हेड था वहीं से लगा दिया, और हर बार इसके ऊपर काम कर रहे हो और इसको नेक्स्ट करते जा रहे हो, नेक्स्ट करते जा रहे हो। लेंथ हमें पहले से पता नहीं है तो इसलिए हमने लेंथ ही तो काउंट कर रहे हैं, तो जब तक ये टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक हम ये काम करते जाएंगे, उसी काम को करने के लिए लूप चला दिया हमने, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई अलग से कुछ चीज हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लिंक लिस्ट की शुरुआत से शुरू करना है और अगले अगले नोड तक चले जाना है, तो यहाँ आई प्लस प्लस नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट में आई प्लस प्लस करने का कोई मतलब नहीं है, टेम्प को अगले वाले नोड पे लेके जाना है, टेम्प के नेक्स्ट पे लेके जाना है, इस तरह से सारे नोड्स आप यहाँ पर इसके काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा देखो क्या करना है, लिंक लिस्ट के अंदर किसी की को सर्च करना है, जैसे लीनियर सर्च करते हैं वही लीनियर सर्च हम लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं, कर सकते हैं लीनियर सर्च, बात हुई थी, कैसे करेंगे, एक एक लिंक लिस्ट के एक एक एलिमेंट से कंपेयर करके देखेंगे, क्या पहला एलिमेंट वही की है, नहीं है, दूसरे को देखो, दूसरा वही की है, नहीं है, तीसरे को देखो, जैसे ही आपको पहली बार की मिले बस वही कह दो कि मिल गई, है ना, तो बस उस काम को करने के लिए सर्च लगाओगे, कैसे लगाओगे, वही आगे आगे जाना है, आगे आगे कैसे जाओगे, टेम्प के थ्रू जाओगे, तो बस सीधे सीधे क्या किया आपने, यहाँ पर फाउंड नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसको आपने इनिशियली -1 से इनिशियलाइज किया, है ना, फाउंड इज इक्वल टू -1 का मतलब है नहीं मिला, नेगेटिव, जीरो मतलब एक होता है ना नेगेटिव वैल्यू के लिए -1, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें लिस्ट में एलिमेंट है ही नहीं, अगर होगा तो हम इसकी वैल्यू को 0 बना देंगे या 1 बना देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
स्ट्रक नोट टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प को हमने कहाँ लगा दिया, जहां हेड लगा हुआ है। ये लो, चलो इसी को ये देखो, सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं, ऊपर चलो 10 15 5 3 और 25 और ये है नल। ये मेरी लिंक लिस्ट है। हेड मुझे यहाँ पे पॉइंट कर, ठीक है। और सर्च क्या करना है, क्या वेरिएबल ले रखा है वही देख लेते हैं। सर्च मुझे करना है की जो है मान लो वो है 5, हम 5 को सर्च कर रहे हैं, 5 को मुझे सर्च करना है, तो कैसे करेंगे देखो जरा, अब ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, टेम्प को वहीं लगा दिया जहां पे हेड लगा हुआ है, ठीक है। और अब वाइल मेन कोड लिख रही हूं मैं, टेम्प नॉट इक्वल टू नल। क्यों? क्योंकि मुझे हर एक नोड के पास जाना है और उसकी की से कंपेयर करना है जब तक मुझे की नहीं मिल जाती। तो टेम्प जब तक नल ना हो जाए तब तक इफ क्या कंपेयर करूं, अगर टेम्प का डेटा उस की के बराबर है, इफ टेम्प डेटा इज इक्वल टू की, अगर टेम्प का डेटा वही है जिसे हम सर्च कर रहे हैं, तो क्या करें, फाउंड, यह लिख दे फाउंड। हाँ चलो, फाउंड वेरिएबल था, फाउंड इज इक्वल टू 1, मतलब जो डेटा है वो मुझे मिल गया, और बस रिटर्न। फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन क्या करेगा, सीधा सीधा वैल्यू को रिटर्न करेगा। बस जैसे ही डेटा मिला इट विल रिटर्न, है ना, फंक्शन विल रिटर्न। जैसे ही फंक्शन रिटर्न करेगा मतलब जो डेटा है वो उसको मिल गया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आगे, नहीं तो आगे चले जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प को अगले पर ले जाओ। अब देखो कोड को ध्यान से, अब देखो जो भी आपको काम करना है उसके बाद आपने यहाँ लगा दिया, या आप ब्रेक भी कर सकते हैं यहाँ पर रिटर्न। चलो यहाँ पर क्योंकि इसी के अंदर आप प्रिंट कर, देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस फंक्शन को कॉल करो और ये जो वैल्यू है फाउंड की, इस फाउंड की वैल्यू के हिसाब से मेन के अंदर बता दो कि फंक्शन मिला या नहीं मिला। अब क्योंकि हम ऐसा फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख रखा है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, देखो ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ पर रिटर्न कराने की जगह ब्रेक लगा दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप रिटर्न भी करा सकते थे। यही डिफरेंस है जो आपको प्रोग्रामिंग में समझना है। अगर हम रिटर्न करा देते तो ये फंक्शन यहीं से रिटर्न हो जाता, और रिटर्न करने के बाद मेन के अंदर हम चेक कर लेते, फाउंड की वैल्यू अगर 1 मिलती तो उस केस में हम कह देते कि नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता। वो काम हमें कहाँ करना पड़ता, मेन में। अब क्योंकि हम यहाँ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहते तो हमने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया। अब ये ब्रेक क्यों लगाया, या हम रिटर्न क्यों करा रहे थे, इसलिए लगाया क्योंकि पहली बार में जैसे ही वैल्यू मिली हम आगे उसे चेक क्यों करेंगे, बाकी के नोड से हम कंपेयर क्यों करेंगे, वहीं के बाद ब्रेक करके बाहर चले जाएंगे, लूप को हम अपने तोड़ देंगे। तो अब इस कोड को इसके हिसाब से चलाते हैं, कैसे चलेगा, ठीक है। इस टेम्प का मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि ये पॉइंटर आपको अलग से नजर आए। चलो देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टेम्प को, ये है टेम्प, दिस इज टेम्प, टेम्प को मैंने वहां लगा लिया जहां पर हेड लगा है ना। तो किस तरह लिखा, यही लिख देते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प इज इक्वल टू हेड, जहां पर हेड लगा हुआ है वहीं पर मैंने टेम्प लगा दिया। इतनी बात तो हो गई, टेम्प को मैंने हेड पर लगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, ट्रू है। क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, की वैल्यू है 5, क्या ये बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स। तो क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो टेम्प शिफ्ट होके कहाँ चला गया, टेम्प यहाँ आ गया, नाउ दिस इज टेम्प, टेम्प इधर शिफ्ट हो गया। अब फिर देखो, फिर लूप में वापस आओ, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, देखो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू, ट्रू है, तो क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, नहीं है, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। फिर ये क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इज टू नेक्स्ट, अगले वाले को चेक करो, अगेन टेम्प विल बी मूव टू दिस प्लेस, यहाँ आ गया टेम्प,
ठीक है। फिर आपने देखा क्या टेम्प का डेटा की के बराबर है, हाँ जी टेम्प का डेटा की के बराबर है, ये टेम्प है, टेम्प का डेटा 5 है, की भी 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई आपने कहा फाउंड इज इक्वल टू 1, फाउंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने 1 सेट कर दी और ब्रेक करके आप लूप के बाहर निकल आए। लूप के बाहर निकल आने का मतलब क्या हुआ कि अब आगे वाले नोड से आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जहां आपको पहली बार की मिली अब बाहर आ गए। ठीक है, तो बस इसी कोड को बाहर आके आप चेक कर लो, अगर फाउंड की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो मिल गई, अगर फाउंड की वैल्यू -1 ही थी तो इसका मतलब नहीं मिली। तो बस अब इस कोड को देख लो, ये देखो क्या है, फाउंड को आपने 1 सेट कर दिया, टेम्प को आपने हेड पे लगा दिया, शुरू में जहां हेड है वहीं पे टेम्प लगा हुआ है। अगर हेड नल है ये भी कर सकते हो, अगर हेड नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट तो खाली है। ये तो बेसिक एलिमेंट्री कंडीशन है, आप कितने भी चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, कि अगर लिंक लिस्ट खाली है तो उसमें सर्च क्या करेंगे, तो हमने बेसिक कंडीशन लगा रखी है, अगर हेड नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है एंड वी कैन नॉट सर्च एनी एलिमेंट इनटू द लिंक लिस्ट। नहीं तो जिस एलिमेंट को आपको सर्च करना है उस एलिमेंट को आप इनपुट करा लो, की के अंदर, की एक वेरिएबल ले लो, उसके अंदर आपने वो एलिमेंट इनपुट करा लिया और अब आपने लूप चला दिया जब तक टेम्प नल ना हो जाए। अगर टेम्प का डेटा की के बराबर है तो फाउंड को 1 सेट कर दो, ब्रेक करके बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, तो बस इस काम को आपने यहाँ पर कर, ठीक बात है, अगर ये ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट आप करते चले जाइए। बस अब करके बाहर आएंगे, फाउंड अगर 1 है तो उस केस में प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो फिर लिस्ट में प्रेजेंट वो की नहीं है। बस सिंपल सिंपल आपने इतना काम कर देना है और इसके अलावा इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ एल्स लिखा हुआ है जबकि मैंने यहाँ पर एल्स नहीं लिखा, दोनों कोड सही चलेंगे। क्यों? क्योंकि इफ का एल्स, अगर मैंने मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक होकर सीधा बाहर आएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो गई होगा, तो मैं इसे चाहे एल्स में डालूं चाहे ना डालूं, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मैंने बीच में ब्रेक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन चीजों को रटना नहीं है, प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो प्रोग्रामिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कहाँ पर क्या चीज लिखनी जरूरी है, क्या लिखनी जरूरी नहीं है। फिर से समझो, एल्स क्या करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब एल्स रन होगा ना, तो ये भी तो अगर ऐसे ही करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ये सीधा यहाँ पे आएगा, इसे छोड़ के यहाँ पे आएगा और नेक्स्ट कर देगा, अगर ये ट्रू होगी तो ये ब्रेक करके बाहर चला जाएगा, इस तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो बस ये आपका कोड हो गया जिसमें आप लिंक लिस्ट में, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने आपको ये बताया है कि कैसे एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है, आप एक नया नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं, काउंट कैसे करेंगे, उसमें डिफरेंट चीजें, आपको अगर कोई कहे कि बताओ उसमें कितनी बार 15 आ रहा है, आपको ये काउंट करना है, तो क्या करोगे, टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता, जब तक टेम्प का डेटा इक्वल टू 15 काउंट प्लस उसे काउंट करते, है ना। तो बस मल्टीपल तरीके से इसी कोड को आप मॉडिफाई कर सकते हो, और वो मॉडिफाई करने के लिए ये डीपीपी के 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं जो आप करके देखोगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था 24-25 में ही आया था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाई डू वी नीड अ पॉइंटर टू मेंटेन अ लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, बताओ हमें हेड पॉइंटर की क्या जरूरत है? क्योंकि हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं, इसका जवाब क्या है कि लिंक लिस्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम 1 बाय 1 नोड क्रिएट करते हैं, और नोड जब हम डायनेमिकली किसी भी चीज को क्रिएट करते हैं तो उसका कोई नाम नहीं होता, जब उसका एड्रेस रिटर्न होता है तो उस एड्रेस को हम पॉइंटर के अंदर स्टोर करा के रखते हैं, है ना, क्योंकि उसका मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है और वो रन टाइम पर क्रिएट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं डिफरेंट नोड्स के, तो अब बिना पॉइंटर के हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। फिर एग्जाम्पल देके आप उसको बना के दिखाएंगे कि कैसे नोड क्रिएट हुआ, कैसे हम उस पर पॉइंटर लगाएंगे, उस पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ये रीजन है कि लिंक लिस्ट को हम बिना पॉइंटर के यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी नोड का नाम नहीं होता, है ना, हम बस मेमोरी एलोकेट करते हैं और वहां पर अपना पॉइंटर लगा के छोड़ देते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, करेक्ट। अब दूसरा है, अब ये आपको करने हैं, ये सिंपल ट्रैवर्सल के ऊपर बेस्ड कोड है, आपको एक फंक्शन लिखना है जो कि लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट, सिंगल लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करे, उसे डिस्प्ले करे। एक और फंक्शन लिखना है जिसमें ऑल्टरनेट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करना है ऑल्टरनेट एलिमेंट को, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के अगले एलिमेंट को आपको डिस्प्ले करना है। अब ये चीज आपको सोचनी है आप कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, आप काउंट की वैल्यू को देख लो, काउंट मान लो ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, हिंट बता रही हूँ करके देखना इसको, ये लिस्ट है, ठीक है, इसमें पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, तो ये डिस्प्ले हो, ये डिस्प्ले हो, ये दोनों डिस्प्ले ना हो, ऑल्टरनेट एलिमेंट डिस्प्ले हो, कैसे करोगे, काउंट की वैल्यू अगर 1 है तो डिस्प्ले हो, काउंट की वैल्यू 2 है तो ना हो, काउंट की वैल्यू 3 है
तो डिस्प्ले हो, 4 है तो ना हो। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि काउंट की वैल्यू अगर ऑड है, अगर काउंट की वैल्यू ऑड है तो डिस्प्ले हो, काउंट की वैल्यू अगर इवन है तो डिस्प्ले ना हो। तो हर बार काउंट की वैल्यू प्लस प्लस करो और जो काउंट की वैल्यू है उसको चेक कर लो, अगर वो ऑड है तो डिस्प्ले कर दो, अगर ऑड नहीं है तो डिस्प्ले। और भी तरीके हो सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ट्राई करके देखना है, ठीक है। तो ये डीपीपी का आपका एक छोटा सा बहुत सिंपल कोड है, पहले ये करके देखना, ट्रैवर्स करके हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके देखना, फिर एक दूसरा करना कि एक लिंक लिस्ट बनाना, पहले क्रिएट लिस्ट करके कोड को, और फिर बना के फिर उसके ऑल्टरनेट एलिमेंट को डिस्प्ले करके देखना। ठीक है बेटा, इतना काम आपको आज इस लेक्चर के बाद मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे। और टाइम से पढ़ें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते चलें, ये आपको समझ में आ जाएगा। छोड़ेंगे एग्जाम टाइम के लिए छोड़ेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, यू विल एंड अप क्रैमिंग थिंग्स और वो आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे।